तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ठीक है, हमारी एडवांस सीआईटी की क्लासेस चल रही हैं और जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं हमारे प्रीवियस वीक का कि हमने पिछले वीक क्या क्या चीज़ों को कवर किया था। ठीक है, तो हमारी जो पहली क्लास हुई थी लास्ट वीक की वो हुई थी 23 अक्टूबर को। कौन सी अक्टूबर को? फर्स्ट क्लास हमारे बैच की थी 23 अक्टूबर को। और पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? जल्दी से खड़े हो जाओ। पहली क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? जल्दी बेटा, टाइम नहीं है क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीजें कवर करनी है। क्या पढ़ा था पहली क्लास में? हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन टू आईटी पढ़ा था। ठीक है, आईटी का क्या तारुफ है। फिर हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा था। ऐसे ही है ना, ये तमाम दर चीजें क्या की थी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी पढ़ा था हमने, कोर्स इंट्रोडक्शन देखा था, इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देखा था, डेस्कटॉप आइकन्स के बारे में, शट डाउन टर्न ऑफ कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या की थी? देखी थी। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने क्या किया था? पढ़ा था। तो जल्दी से देख लेते हैं भाई, कोर्स इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी क्यों है, क्या जरूरत थी आईटी को पढ़ने की, क्या जरूरत है? इसमें हमें बहुत से फायदे मिलते हैं। इसमें क्या क्या फायदा होता है? एक ग्लोबल रीच हमें मिलती है, पूरी दुनिया तक रसाई हम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम ज्यादा यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक आईटी ही वो वाहिद फील्ड है जिसमें क्या है, आने वाले वक्तों में 80% फील्ड्स क्या हो रही हैं? ग्रो करेंगी आईटी से मुतालिक सारी की सारी फील्ड्स। ठीक है, तो ये तो थी इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी। फिर हमने कोर्स इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई हमारा जो कोर्स है चार मंथ के एक मॉड्यूल पे डिपेंड है। और हमारे मॉड्यूल्स कितने? 4 महीने के 2 मॉड्यूल्स हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? बेसिक बुनियाद अगर हम कहें तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करता है? इनपुट डेटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट की फॉर्म में हमें देता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था आगे? हमने डेस्कटॉप पढ़ा था। डेस्कटॉप क्या होता है? कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जब कंप्यूटर आपका ओपन होता है, वहां पे जो एप्लीकेशंस के आइकन्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? आपका डेस्कटॉप कहलाता है। इसी तरह से हमने देखा था टर्न ऑफ करना, शट डाउन करना, कंप्यूटर को ऑन करना, सारी चीजें देखी थी। फिर हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वो चीजें होती हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको फील नहीं किया जा सकता, टच नहीं किया जा सकता। यानी कि जो कंप्यूटर के नॉन फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और हार्डवेयर क्या होता है? वो तमाम तर टेंजिबल चीजें जिनको फिजिकली फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। फिर हमने देखा था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो कि डेटा को क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। यानी कि हमारी कही गई बात को, हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या करती हैं? चेंज करती हैं। और फिर प्रोसेसर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। और आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम तक पहुंचाती है। ये क्या कहलाती है? हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ये तो हमने पढ़ा था हमारी पहली क्लास में, सारी की सारी चीजों को हमने बड़ा डिटेल में देखा था। फिर 24 तारीख को हमारी दूसरी क्लास हुई जिसमें हमने क्या पढ़ा? हमने क्लास रूल्स को देखा था, फिर स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, क्रिएटिंग गूगल अकाउंट के बारे में पढ़ा था। ये तमाम दर चीजें हमने क्या की थी? क्लियर की थी। अच्छा, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? कोई बताएगा? स्टोरेज डिवाइसेस क्या थी? ऐसी डिवाइसेस जिनमें डिजिटल डेटा स्टोर किया जाता है। गुड, क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनमें डिजिटल डेटा स्टोर किया जाता है, जिससे आपका क्या होता है? आरटीओ हो गया, वीडियो हो गया, पिक्चर्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? स्टोर करने वाली जो डिवाइसेस होती हैं इनको स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइसेस में हमने देखा था रैम होती है, रोम होता है, और क्या होता है? हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है, और डीवीडी, सीडी, ये तमाम दर चीज़ों को हमने देखा था। यूएसबी होती है, हमारी स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं। इसी तरह से हमने गूगल अकाउंट को क्रिएट करने का तरीक़ेकार देखा था। कोई इशू यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। अच्छा, फिर तीसरी क्लास में हमने क्या देखा? 25 तारीख को हमारी क्लास हुई। हमने देखा कि भाई गूगल अकाउंट्स के जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हमने देखा गूगल कीप के बारे में पढ़ा, हमने गूगल ड्राइव के बेनिफिट्स को देखे, फिर हमने गूगल क्लासरूम को देखा, गूगल मीट को देखा। ये तमाम दर चीज़ें हमने क्या की? इसमें देखी। चलिए अजान हो जाए।
अच्छा, तो भाई क्लियर है यहाँ तक। और फिर हम कहाँ पर गए थे, एक्सेस टू कंप्लीट वेबसाइट ट्रांसलेटर की जानिब गए थे। हमने देखा था किस तरह से एक वेबसाइट को ट्रांसलेट किया जाता है। ये तमाम तर चीज़ हम क्या की थी, हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था, तीसरी क्लास में हमने देखा था। चौथी क्लास में यानी कि वीक के आखिरी लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था भाई इंट्रोडक्शन टू गूगल क्लासरूम देखा था, भाई इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे असाइनमेंट को जमा कराना है, किस तरह से चीज़ें आपने देखनी है, टास्क किस तरह से देखने हैं। फिर सबमिटिंग असाइनमेंट्स देखे थे, इंट्रोडक्शन टू मास प्रैक्टिस गेम देखी थी, और आप सबको हमने क्या किया था, वीकली असाइनमेंट्स क्या किए थे, असाइन किए थे। ठीक है, तो ये तो था हमारे क्या पिछले वीक का काम। और आज हमने क्या करना है भाई, आज हमारी सेकंड वीक की पहली क्लास है। तो आज की हमारी क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है भाई, देखिए आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम कैनवा स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कैनवा। और कैनवा क्या करेगा भाई, आपकी जो सोशल मीडिया की जितनी भी पोस्ट हैं वो बनाना हम सीखेंगे कैनवा पर। ठीक है, और जितने भी आपके एड्स क्रिएटिव हैं सारे के सारे कहाँ पर बनाना सीखेंगे, हम कैनवा पर बनाना सीखेंगे। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिज़ाइनिंग का, जिसमें क्या है, हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट होते हैं और उनको यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है हमारे लिए, ये समझना कि जो डिज़ाइन बना हुआ है, क्या बना हुआ है, जो टेम्पलेट बना हुआ है आपको कैनवा वालों ने बना कर दिया हुआ है, उसके पीछे की डिज़ाइन थिंकिंग क्या चल रही है, क्या डिज़ाइन का प्रोसेस चल रहा है। अगर वहां पर एक डॉट लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है, अगर एक ट्रायंगल बना हुआ है तो क्यों बना हुआ है, एक लाइन बनी हुई तो क्यों बनी हुई है, वहां पे ब्लू कलर है तो क्यों है, यहाँ पे येलो कलर है तो क्यों है। बात समझा रही है। जब ये साइंस समझ जाओगे, आप साइकोलॉजी समझ जाओगे, तो आपको आपके क्लाइंट के मुताबिक क्या करना, डिजाइन बनाना, पोस्ट बनाना, उसके सॉल्यूशन प्रॉब्लम के निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और आप किसी भी डिजाइन को देखोगे तो वो डिजाइन आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बताएगा भाई ये चीज, ये एलिमेंट क्यों यहाँ पे लगाया गया है। तो ये चीज बड़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कैनवा पर जाने से पहले हम यही चीज क्या करेंगे, सीखेंगे कि भाई क्या डिजाइन थ्योरी होती है, क्या डिजाइन थिंकिंग होती है, क्या डिजाइन साइकोलॉजी होती है, जो कि लोगों को क्या करती है, अपील करती है, जो कि क्या करती है, हमारे डिजाइन को एक इफेक्टिव डिजाइन बनाती है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमने ये देखना है इंट्रोडक्शन टू डिजाइन थ्योरी, कि भाई डिजाइन थ्योरी होती क्या है और ये क्या करती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर हमने क्या देखना है, इंट्रोडक्शन टू डिजाइन। चलें डिजाइन थ्योरी तो देखेंगे, लेकिन डिजाइन क्या होता है, डिजाइन के बारे में भी आज हमने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है कि डिजाइन होता क्या है। फिर हमने क्या देखना है, डिजाइन एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, और डिजाइन एलिमेंट कौन सा, डॉट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डॉट तो पता है ना क्या होता है सारों को, नुक्ता जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं, नुक्ता। और लास्ट में हमने ये देखना है डिजाइन एलिमेंट के बारे में, लाइन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, लाइन को। आज हमने दो बुनियादी चीजों को कवर करना है, एक हमारा डिजाइन एलिमेंट में हमने डॉट को कवर करना है, और सेकंड क्या करना है, हमने डिजाइन एलिमेंट में लाइन को कवर करना है। ठीक है, यहां तो कोई मसला भाई, क्लियर है, चले आगे। अच्छा जी, व्हाट इज डिजाइन थ्योरी एंड व्हाई डज इट मैटर्स। डिजाइन थ्योरी क्या होती है और इसका इतना अहम किरदार क्यों है, ये या इतनी मायनी खेज क्यों है, कोई बताना चाहेगा। डिजाइन थ्योरी क्या होती है, पहले नाम सुने आप लोगों ने, किसी बच्चे ने नाम सुनो, डिजाइन थ्योरी क्या है, कोई बच्चा बताना चाहे। अच्छा देखें, जब भी किसी टर्म को बेटा आप देखें ना, तो उसको थोड़ा सा उसकी बेसिक्स में जाएं। कहाँ जाएं, उसकी बेसिक्स में जाएं, उसके रूट में जाएं। ठीक है, अब देखें ये डिजाइन थ्योरी दो लफ्जों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, दो लफ्जों से मिलके बना है। एक बना है डिजाइन से, एक बना है किससे, थ्योरी से। एक है डिजाइन, दूसरा क्या है, थ्योरी। अच्छा, थ्योरी का अपोजिट या सिनोनिम क्या होता है आपका, अगर थ्योरी को हम देखें और उसका अपोजिट वर्ड ढूंढें तो क्या होता है, जैसे ब्लैक का अपोजिट क्या है, व्हाइट, और व्हाइट का अपोजिट क्या है, ब्लैक। इसी तरह से थ्योरी का अपोजिट लफ्ज क्या है, थ्योरी के साथ एक और चीज होती है, क्या होता है, क्या होता है, गैस करें। थ्योरी के साथ आप पेपर भी देते ना, एक थ्योरी होती है और दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल। अच्छा देखें, डिजाइन थ्योरी, डिजाइन थ्योरी में डिजाइन क्या चीज है, डिजाइन के बारे में पढ़ें अगर, तो डिजाइन क्या चीज है।
अच्छा देखें, आप डिजाइन थ्योरी को पहले बेटा ये समझ लें। देखें, जैसे आप क्या कर रहे हैं, कोई रेसिपी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक रेसिपी बना रहे हैं। जैसे आपने क्या बनानी है, बड़ी मजेदार सी बिरयानी बनानी, क्या बनानी है, बिरयानी बनानी है, आपने कोरमा बनाना है। तो ये कोरमा जो है ये क्या है, आपकी रेसिपी है, क्या है, रेसिपी है। अच्छा, उसके बाद रेसिपी आपके पास आ गई। रेसिपी किसे कहते हैं, ये समझ लें कोरमा आपकी डिश हो गई। अच्छा, इसी तरह से आपके बिरयानी आपके पास एक डिश होगी जिसको आपने क्या करना है, बनाना है। और रेसिपी क्या होती है, उसकी तरीकेकार, क्या होता है, उसका तरीकेकार होता है। और इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उसमें डलने वाली चीजें। मतलब कि डिश कब बेहतरीन बनेगी, जब उसके इंग्रेडिएंट अच्छे होंगे। बात समझ आ रही है। और अगर वो एक अच्छी रेसिपी से बनाई जाएगी तो तब जाके आपकी क्या बनेगी, आपकी डिश अच्छी बनेगी। आपका जो खाना डिजायर आपका आउटकम है वो क्या बनेगा, अच्छा निकलेगा। ये बात समझ आ रही है यहां तक। अच्छा, इसी तरह से देखें, जब भी कोई चीज बनाई जाती है, क्या बनाया जाता है, जब भी कोई भी चीज बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, तो क्या बनाया जाता है, पहले उसका डिजाइन बनता है। क्या बनता है, डिजाइन बनता है। देखें, ये जब बिल्डिंग बनी थी, जब ये मदरसा बना था, तो सबसे पहले क्या बना था, इसका डिजाइन बना था ना, नक्शा बना था। तो डिजाइन आप कह लें बुनियादी तौर पे क्या कर रहा होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा होता है। तो डिजाइन थ्योरी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास, इसको देखते हैं, हमारे पास डिजाइन थ्योरी की अहमियत बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, कि जितनी अच्छी आपकी डिजाइन थ्योरी होगी किसी भी चीज के पीछे, उतना ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आपको क्या होगा, वहां पर मिलेगा। अब देखें, डिजाइन थ्योरी की बात करें तो इसमें दो चीजों पे डिपेंड करती है आपकी डिजाइन थ्योरी। एक होता है आपका एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन होते हैं, और एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को हम क्या कहते हैं, दीज आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिश। ये हम जो भी डिश बनाने जा रहे हैं उसके क्या है, ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये उसके क्या है, अज्जा हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं उसके। और दूसरा जो डिजाइन थ्योरी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। और ये क्या कहलाता है, दीज आर द रेसिपी ऑफ डिश। ये क्या कहलाते हैं, रेसिपी ऑफ डिश कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ, तो भाई डिजाइन थ्योरी बुनियादी तौर पे क्या है, हमने एक मिसाल एनालॉजी के जरिए से समझा। डिजाइन थ्योरी बुनियादी तौर पे क्या है, एक डिश है। क्या है, एक डिश है जो आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डिश कब अच्छी बनेगी, जब उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे होंगे, या एक अच्छी रेसिपी के साथ वो बनाई जाएगी। तो डिजाइन थ्योरी की भाई कितनी चीजों पे डिपेंड करती है, डिजाइन थ्योरी आपकी दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, दूसरा क्या हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। आज हमने क्या करना है, दो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को पढ़ना है। किनको पढ़ना है, दो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को आज हमने पढ़ना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज डिजाइन। डिजाइन क्या होता है, कुछ भी आपके माइंड में आता है बताओ भाई, डिजाइन क्या होता है। आज तक पढ़ते हुए आए हो ना, आपने डिजाइन छोटी क्लास में भी बनाए हैं, पहली क्लास से आप ड्राइंग करना स्टार्ट कर देते हो। डिजाइन क्या होता है, चलो आप बताओ, व्हाट इज डिजाइन। ठीक हो गया, कार्टून बनाना, डिजाइन करना हो गया, आप बताएं। सही, लोगो बनाना, तस्वीर बनाना, ये सारे का सारे किस में आता है, आपका डिजाइन में आता है। और कोई बच्चा बताना चाहेगा, बैठ जाओ भाई, गुड। ठीक हो गया, किसी भी चीज की शेप को मॉडिफाई करना, ये भी क्या है, आपका डिजाइन है। और कोई बताएगा, और कोई बच्चा कुछ भी बताएं जो आपके माइंड में आ रहा है। लाजमी नहीं कि कोई भी चीज आप बिल्कुल एक्यूरेट बता रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, बताएं। क्या बनाना, नक्शा बनाना। और कोई बताना चाहेगा भाई, हाँ भाई, क्या होता है डिजाइन, बैठ के बताया करो, मसला नहीं है यार। ठीक है, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनाना, टेक्सचर बनाना, सारे का सारा क्या आता है, डिजाइन में आता है। तो देखें, आप किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बना रहे हो, किसी भी चीज के लिए लोगो बना रहे हो, किसी भी चीज के लिए पिक्चर डिजाइन कर रहे हो, किसी भी चीज को मॉडिफाई कर रहे हो, आप बुनियादी तौर पे क्या कर रहे हो, खूबसूरत नहीं बना रहे, क्या कर रहे हो। चलो खूबसूरती तो उसमें आई जाएगी, लेकिन क्या करना क्या, उससे अचीव क्या करना चाह रहे हो, एक मसले को सोल्व करना चाह रहे हो ना। नहीं, मुतासिर तो चलो ठीक है, मुतासिर बंदा हो जाएगा, लेकिन बुनियादी चीज क्या है, आप उस मसले को हल करना चाह रहे हो। जैसे आपने एक लोगो बनाया, लोगो क्यों बनाते हैं,
ताकि उस ब्रांड का क्या एक आइडेंटिटी क्रिएट हो सके, एक शनाख्त बन सके। बात समझा रही है? जैसे मिसाल के तौर पर आप एडिडास को देखते हो, मुख्तलिफ स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं, आपने देखा ना एडिडास का लोगो, तो जो उसको देखते हो तो क्या होता है आपके पास, आपको पता लग जाता है हाँ भाई ये किसका लोगो आ रहा है, ब्रांड की फीलिंग आती है, स्पोर्ट्स की फीलिंग आ रही होती है आपको। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो लोगो बुनियादी तौर पे क्या कर रहा है, एक ब्रांड की आइडेंटिटी के प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, सोल्व कर रहा है। ऐसे ही है, आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, आपका स्ट्रक्चर बनाने का क्या क्या वो होता है, क्या मकसद होता है? एक आपने मैप बनाया किसी बिल्डिंग का, वो बनाने का क्या मकसद है? मसले को हल करना ना, कि भाई जब कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हमें कोई मसले मसाइल क्रिएट ना हो, पहले ही ड्रॉ करके रख लें कि भाई यहाँ पे ये चीज़ ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी। बस समझ आ रही है? तो बुनियादी तौर पे याद रखिएगा, डिज़ाइन का मतलब खूबसूरती नहीं होता, लेकिन आप किसी भी डिज़ाइन को देखें, क्या कहा, आप किसी भी डिज़ाइन को देखें, वो डिज़ाइन बुनियादी तौर पे क्या करता है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कोई भी डिज़ाइन क्या करता है, आपकी क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आप फर्ज करें कि ये डेक्सिस हमने इस तरह से लगाए हुए हैं, ऐसे ही है, अगर मैं इन डेक्सिस को इस तरह वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगाए हुए ना, वर्टिकल फॉर्म में ऐसे लगाता तो क्या होता, हो सकता है कि ये क्लासरूम की कंस्ट्रक्शन, ये डेस्क लगे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हो उस तरह से, लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ना होता उससे। बात समझ आ रही है? आपकी गर्दन में दर्द हो जाता है ऐसे एलसीडी को देख देख के। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हमने क्या किया है, इस तरह से क्लासरूम को डिज़ाइन किया है कि ये क्या करे, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। क्या करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बात समझ आ रही है? आप हेयर कटिंग करवाने के लिए जा रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, ठीक है, बड़े अजीब से लग रहे हो, आप क्या करते हो, थोड़ी सी उसकी कटिंग करवा के थोड़े से सोबर दिखने लग जाते हो, बालों की कटिंग करवाते हो, तो ये क्या हो गया, प्रॉब्लम आपने सॉल्व करवा ली। समझ आ रही है? आपने अजीब ही कटिंग करवा ली, समझ आ रही है? आपने कहा कि भाई बस जो है ना खूबसूरत नजर आना चाहिए, है ना, तो वो क्या होगा, देखिए डिजाइन प्रॉब्लम के सोल्यूशन का नाम है, ब्यूटी का नाम नहीं है। और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ब्यूटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। समझ आ रही है? आपके पास ऐसे शूज मौजूद हैं, आप शूज क्यों पहनते हैं, आप चप्पल क्यों पहनते हैं, क्या किया जा सके, ताकि रोड में मौजूद चीज़ों से, जो चुभने वाली चीज़ें, उनसे बचा जा सके। लेकिन आपके शूज़ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, भले कितने खूबसूरत आपके शूज़ होंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये चेयर बैठने के लिए बनाई गई है, अगर इस चेयर पर बैठने के बाद आपको तकलीफ हो, नीचे कोई सुई निकली हुई हो, बात समझ आ रही है, तो आपको क्या होगा, पेन होगा ना। तो चाहे ये सोने से बनी हुई हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हीरे लगे हुए उसके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही। तो डिज़ाइन क्या चीज़ होती है, इट्स अ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। डिज़ाइन क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, लोगो डिज़ाइन किया जाता है। लोगो क्यों डिज़ाइन किया जाता है? जैसे आईडी कार्ड कहाँ है आपका, देखें ये आपका आईडी कार्ड, इस आईडी कार्ड के ऊपर ये सुफा का लोगो लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है? ये सुफा की आइडेंटिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आप ये लोगो जहां भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा किसका लोगो है, ये सुफा कंप्यूटर एजुकेशन का लोगो है। बात समझ आ रही है? आप एप्पल का आधा कटा हुआ खाया हुआ सेब जहां पर भी देखेंगे आपके जहन में क्या आएगा, एप्पल की प्रोडक्ट का वो जहन में आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो लोगो क्या करता है, लोगो को बनाने के पीछे प्रॉब्लम क्या छुपी हुई थी कि भाई ब्रांड की आइडेंटिटी के मसले को सॉल्व किया जाए। तो लोगों ने क्या बनाया, एक लोगो बना दिया कि भाई हर प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी हर चीज़ के ऊपर उन्होंने अपना वो लोगो लगा दिया, तो लोग जब भी उस लोगो को देखते हैं उनका प्रोडक्ट उनके जहन में आ जाता है। बात समझ आ रही है? तो डिज़ाइन किसका नाम है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन का नाम है। ठीक है, तो एक कोटेशन कही जाती है, क्या कही जाती है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। ईजाद की माँ कौन है? ऐसा नहीं करो यार, ज़रूरत ईजाद की माँ है और ईजाद की माँ कौन है, ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं होता यार। कौन से रिलेशन लगा रहे हो तुम? और इसी में बड़े बड़े बिजनेस का एक आप कह लें कि राज छुपा हुआ है इसी एक कोटेशन में। ज़रूरत ईजाद की माँ है, इसका मतलब क्या है, जब ज़रूरत होगी तो ईजाद हो जाएगी। ज़रूरत कब होती है? जब कोई मसला होता है, ऐसे ही ना। ज़रूरत कब होगी? जब कोई प्रॉब्लम होगा।
तो जब प्रॉब्लम होगी तो जरूरत होगी, जरूरत होगी तो हल आ जाएगा। तो जरूरत इजाद की माँ है, और इजाद की माँ कौन है? ठीक है, जरूरत की माँ कौन है? मसला। जरूरत इजाद की माँ है और जरूरत की माँ कौन है? मसला। तो मसला आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आप सोल्यूशन ढूंढ के आप कमाल कर सकते हैं। तो भाई डिजाइन क्या है? डिजाइन इज अ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड नॉट ब्यूटी। डिजाइन क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाम है, खूबसूरती का, ब्यूटी का नाम नहीं है। वंस योर डिजाइन इज एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम, अगर आपका डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल होता है, देन इट्स ब्यूटीफुल। तो आप उसको कह सकते हैं ये क्या है? ये ब्यूटीफुल है, ये क्या है? खूबसूरत है। तो डिजाइन क्या है? खूबसूरती का नाम नहीं है, बल्कि मसले को सॉल्व करने का नाम है, हल करने का नाम है। जब मसला हल होगा, खूबसूरती ऑटोमेटिकली आ जाएगी। समझ आ गई बात? अच्छा, अब देखते हैं कि भाई डिजाइन किस तरह से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हाउ डिजाइन सॉल्व प्रॉब्लम। डिजाइन किस तरह से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देखें भाई, चीजें ऐसा ऐसा क्या होती हैं? इवॉल्व होती हैं। ऐसा ऐसा क्या होती हैं? उसमें तरक्की आती है, इर्तिका के मराइल से गुजरती हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, पुराने जमाने की अगर बात करें तो चेयर शुरू में इस तरह से बनाई गई, ऐसा ही है ना। जब चेयर इस तरह से बनाई गई तो लोगों ने कहा कि यार इस पर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बैठते हैं तो क्या होता है, हमें तो हमारी कमर दुखने लग जाती है। तो क्या होना चाहिए? इसको आरामदा बनाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिजाइन को चेंज करना चाहिए। तो जब उन्होंने डिजाइन को चेंज किया तो उन्होंने इसके साथ बैक रेस्ट लगा दिया। जब बैक रेस्ट लगाया तो इनको बड़ा मजा आया, ज्यादा देर तक आप बैठ सकते थे। लेकिन इशू क्या था? आप देखें, ये इतनी कोई कंफर्टेबल लग नहीं रही आपको चेयर। बात समझ आ रही है? आप बैठेंगे तो टांगे उठ जाएंगी आपकी, है ना। कुछ इस तरह की आपको चेयर लग रही है। तो उन्होंने कहा कि ये अब एक और मसला आ गया। अब इस मसले को भी उन्होंने क्या किया? सोल्व किया। जब इस मसले को सोल्व किया तो उन्होंने कुछ इस तरह की शेप बनाई। अब देखें, ये बिल्कुल एक्यूरेट शेप आपको नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक चेयर आपको नजर आ रही है। अब अगेन एक और मसला क्रिएट हो गया। भाई बैठ तो हम गए, मजा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उठ भी रहे हैं, है ना, थक भी नहीं रहे, लेकिन अभी हाथों का क्या करें? हाथ भी तो है ना, ये ऐसे लटका के रखेंगे, लटका के रखेंगे तो अगेन थक जाएंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया? फिर अगेन इसके डिजाइन को चेंज करके इसका हल निकाला और हमने आर्म रेस्ट भी लगा दिया आपकी चेयर पर। और फिर डिजाइन अपग्रेड होते 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 आज आप देखते हैं कितनी आरामदायक लाइक चेयर आ चुकी हैं, व्हील नीचे लग चुके हैं। बात समझ आ रही है? और बड़े बड़े बिजनेस डिसीजन करने के लिए, है ना, चेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। समझ तो गए होंगे आप लोग, है ना। खैर, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं भाई। तो डिजाइन के बारे में समझ आ गया आप लोगों को कि भाई क्या चीज है हमारे पास डिजाइन। अच्छा, आगे चलते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को देखते हैं। और एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के बारे में हमने क्या पढ़ा? नीचे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिजाइन। ये क्या है? आपके डिजाइन के इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, इनके बारे में आपको पता नहीं, तो आप डिजाइन अच्छा बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है भाई। सबसे अहम बात क्या है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजाइन होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजाइन होते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, आप ये बात आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, मैट्रिक क्लास में, बायोलॉजी में आपने पढ़ी होगी कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो तमाम डिफरेंट सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं ना। और डिफरेंट टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। वेरी राइट। और बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक ह्यूमन बॉडी बना देते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हम इसी तरह से अगर उसमें से बिल्डिंग ब्लॉक को निकाल दूं, अगर सेल को माइनस कर दूं, तो क्या कोई सिस्टम बन पाएगा? कोई टिश्यू बन पाएगा? क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक क्या चीज है आपका? वो सेल है। इसी तरह से आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो डिजाइन का, वो क्या होता है आपका? एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन होते हैं। ठीक है, इनकी बड़ी अहमियत है। ये करते क्या है? मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन। ये क्या करते हैं? किसी भी डिजाइन की फाउंडेशन यानी कि बुनियाद बनाते हैं, और किसी भी डिजाइन का क्या बना कर देते हैं? आपको स्ट्रक्चर बना के देते हैं। कैसे बना के देखते हैं वो आगे जब इनको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। पहला, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या डिजाइन एलिमेंट्स होते क्या क्या हैं। पहला हमारे पास डिजाइन एलिमेंट क्या है? सबसे पहला डिजाइन एलिमेंट हमारे पास क्या है? डॉट। और डॉट की बड़ी अहमियत है। देखिए,
हर चीज दुनिया की किससे स्टार्ट होती है? डॉट से स्टार्ट होती है। कोई पिक्चर बनाने लगे तो आगाज कहां से लेंगे? डॉट से लेंगे। कोई चीज ड्रॉ करने लगे आगाज कहां से लेंगे? डॉट से। कुछ लिखने लगे आगाज कहां से लेंगे? डॉट से लेंगे। डॉट्स मिल मिल के क्या बनाते हैं? एक आपके लिए कोई भी शेप, कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? लाइन है। लाइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। लाइन को बहुत सारी जगह पे बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट तरह की लाइंस होती हैं आपके पास, ठीक है। लाइन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा है हमारे पास डिजाइन एलिमेंट, क्या? शेप। शेप किस किस टाइप की होती हैं, क्या क्या किरदार होता है, ट्रायंगल को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर्कल को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेक्टेंगल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? आपकी शेप में आती हैं। फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइज। साइज किसके लिए इस्तेमाल होता है? आपकी हिरार्की मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल लीजिएगा, जैसे देखें, आपने अखबार कितने बच्चों ने पढ़ा है जिंदगी में? कितने बच्चों ने देखा है? चलो पढ़ा नहीं, देखा तो होगा, है अखबार। अब देखें, अखबार जो होती है उसमें जो बड़ी हेडलाइन आ रही होती है उसका साइज क्या होता है? सबसे क्या होता है? सबसे बड़ा होता है ना भाई, कहां छोटा होता है? ठीक है, सबसे बड़ा साइज होता है मेन हेडलाइन का। हाँ, फिर नीचे देखें क्या लिखा हुआ होता है, उसकी जो सब हेडिंग होती है उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है, और जो बॉडी टेक्स्ट होता है वो क्या होता है? वो बिल्कुल छोटा होता है। तो देखें, इंसान की जो आंख है ना वो रीड करती है हायरार्की की फॉर्म में। सबसे पहले नजर कहां जाएगी? आंख क्या पढ़ेगी? आपकी बड़ी हेडिंग को पढ़ेगी। उसके बाद किसको पढ़ेगी? सब हेडिंग को पढ़ेगी। उसके बाद किसको पढ़ेगी? छोटी हेडिंग को। तो चीजों को फोकस करवाने के लिए हमने यूजर का फोकस कहां पे हमने लेकर जाना है, ठीक है। क्या चीज पहले दिखानी है, क्या चीज बाद में दिखानी है, क्या चीज सबसे आखिर में दिखानी है, ये हम किसके जरिए से अचीव करते हैं? हम साइज के जरिए से अचीव करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट का साइज हो गया, डिफरेंट टेक्स्ट का साइज हो गया, डिफरेंट फॉन्ट का साइज हो गया, ये तमाम तर चीजें हम कहां पर पढ़ेंगे? साइज के बारे में देखेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम बात स्पेस। देखिए, स्पेस की बड़ी अहमियत है। स्पेस क्या है? स्पेस आपके डिजाइन को खूबसूरत बनाती है। जैसे मुझे बताएं कि आप लोगों ने, आप में से कितने बच्चों ने गूगल इस्तेमाल किया है? किया ना? पहली क्लास में हमने देखा, गूगल को चलाना सीखा, हमने क्रोम को सीखा, किस तरह से ओपन करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक छोटी सी आपको मिसाल बताता हूँ, तकरीबन बच्चों को शायद बताई भी होगी मैंने। अच्छा देखें, गूगल को अगर हम थोड़ा सा देखें, अगर हम सर्च करें तो हमें पता लगेगा। पहले गूगल को हम निकाल लेते हैं यहां पर। देखें जी, गूगल का आपको यूजर इंटरफेस नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? यूआई डिजाइन नजर आ रहा है। तो ये यूआई डिजाइन को देखिए, और ये क्या है? $1 बिलियन की कंपनी। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसके जो सीईओ हैं वो क्या करते हैं। वो तकरीबन 18 से 20 करोड़ आई थिंक उनकी सैलरी है। मंथली सैलरी कितनी है? 18 से 20 करोड़ उनकी सैलरी है। हजार नहीं है, लाख नहीं, करोड़ों की बात है। ये भी इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं, और अगर पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इतनी बड़ी कंपनी जो अपने एक एम्प्लॉई को, अपनी सीईओ को इतने करोड़ों पे सैलरी दे रही है, तो वो अपना यूआई डिजाइन देखें कितना सिंपल उसने बनाया हुआ है। क्यों? वाई? क्योंकि देखें यहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया है स्पेस का। कैसे स्पेस का इस्तेमाल किया है? जब भी किसी एलिमेंट के गिर्द क्या रखा जाता है? स्पेस रखा जाता है, तो यूजर का डायरेक्ट फोकस कहां पे जाता है? उस एलिमेंट की तरफ जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो डिजाइन में कहां पे फोकस करवाना है आपने, तो वो फोकस के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? आपकी स्पेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ आ रही है? ये स्पेसिंग ने क्या कर दिया? गूगल की वर्थ को बढ़ा दिया, गूगल की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया, ठीक है। फिर इसके फॉन्ट में देखें, यहाँ पे कलर साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ब्लू कलर ट्रस्ट को जाहिर कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। रेड कलर अलर्टनेस को जाहिर कर रहा है, आप फौरन से अलर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से ऑरेंज, येलो कलर किसको जाहिर कर रहा है? हैप्पीनेस को जाहिर कर रहा है। अगेन ग्रीन कलर नेचर को जाहिर कर रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सारे के सारे इन्होंने क्या इस्तेमाल किए हुए हैं? डिजाइन एलिमेंट को इस्तेमाल करके क्या किया है? अपनी बात को, अपने मैसेज को ऑडियंस को बड़े बेहतरीन अंदाज से कन्वे किया है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यही काम होता है आपकी डिजाइन थ्योरी का। देखिए कितने बेहतरीन अंदाज से बता रहे हैं कि भाई गूगल ट्रस्ट के काबिल ब्लू कलर दिखा दिया आपको। कितने बेहतरीन अंदाज में बता रहे हैं कि देखें यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, बड़े मजेदार से इफेक्ट आपको देने लगे हैं यहाँ पर। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग किस्म की चीजें आपको यहाँ पर मिलने लगी हैं।
तो इस तरह से आप क्या करते हैं, डिज़ाइन थ्योरी की हेल्प से अपनी बात को ऑडियंस को बड़े बेहतरीन अंदाज से क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। चलें आगे, समझ आ गई बात। अच्छा, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे हमारे डिज़ाइन एलिमेंट में, वो हम क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कलर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कलर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई हमारे कलर की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी चंद कलर्स की मैंने आपको मिसालें दी, फिर हम कलर व्हील पढ़ेंगे, कंट्रास्ट में क्या कलर होता है, किस कलर को किसके साथ पहनना चाहिए, किस कलर को किसके साथ आपने लगाना है, कंट्रास्ट क्या है, वैल्यू क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, डिटेल में हमने आगे डिस्कस करनी है। कलर के बाद जो हम बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैल्यू के बारे में, ठीक है, कि किस कलर की क्या वैल्यू रखेंगे, किस फैक्टर को चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू में ये इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। बात समझ आ रही है, डार्कनेस कब बढ़ानी है, किस सिचुएशन में हमने क्या वैल्यू इस्तेमाल करनी है, वो तमाम तर चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे, हम वैल्यू में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेक्सचर के हवाले से। टेक्सचर कैसे बनते हैं, टेक्सचर की क्या टाइप होती है, टेक्सचर को कहाँ यूज़ किया जाता है, टेक्सचर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम तर बातें क्या पढ़ेंगे हम टेक्सचर में, देखेंगे टेक्सचर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ आ गई। तो ये हमारे क्या थे, डिजाइन एलिमेंट्स का हमारा क्या था, थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब हम सबसे पहले डिजाइन एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है हमारा डॉट। क्या है हमारा डॉट। डॉट क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है, नुक्ता। डॉट क्या होता है, पॉइंट। क्या होता है, पॉइंट। पॉइंट क्या अहमियत रखता है, पॉइंट क्या इंपॉर्टेंस रखता है, कितने बच्चे एग्री करते हैं मेरी बात से। why point is important, why dot is important। ठीक है, एक पॉइंट इन्होंने बताया जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी चीज़ की बिगनिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी चीज़ डॉट से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, गुड हो गया। और कोई बताएगा, और कोई बताना चाहे। ठीक है, यानी कि अगर बताने वाला बात लिख रहा है कि एक सेंटेंस उसने लिखा, अगर वो डॉट नहीं लगाया उसने, तो उसका मतलब क्या है, तो उसकी बात खत्म नहीं हुई। बस समझ आ रही है। जब आप डॉट लगाते हैं, जब फुल स्टॉप लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बताने वाले ने अपनी बात को खत्म कर लिया है। तो यहां पर भी सेंटेंसेस में भी क्या है, डॉट की बड़ी अहमियत है। बैठ जाओ भाई, गुड, जबरदस्त। पॉइंट स्टार्ट भी करता है किसी भी चीज को, फिनिश भी करता है। ठीक हो गया, जबरदस्त। और कोई बताना चाहेगा। कहां पर, हाँ हाँ, कैसे, मिसाल। वेरी राइट। यानी कि अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने 1 के आगे पॉइंट लगा दिया तो क्या, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 1002 लिखा हुआ है, अगर आपने 1 के साथ में पॉइंट लगाया तो क्या बन जाएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। 0 के आगे लगा दिया तो 10 बन जाएगा, 2 0 के आगे लगा दिया तो 100 बन जाएगा। बस समझ आ रही है किस तरह से पॉइंट की प्लेसमेंट को चेंज करके आपने क्या किया, वैल्यू की, किसी भी चीज की वैल्यू को बढ़ा भी दिया और गिरा भी दिया। ठीक है, तो ये कमाल है किसका, आपके डॉट का। और कहाँ इस्तेमाल होता है, हाँ ये तो बता दिया उन्होंने ना। और पैराग्राफ के खत्म होने पर, बात खत्म होने पर। ठीक हो गया, गुड। और कोई बताना चाहेगा। हाँ भाई हीरो, क्या नाम है, तुम बताओ, खड़े हो जाओ। कोई बात आपकी जहन में आती हो बताओ जरा। तो हो गया ना, कितना घसीटोगे इसको। हाँ भाई, डेली लाइफ में देखें, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, किसी चीज को किस तरह से, हाउ, किस तरह से, समझ नहीं, कैसे पॉइंट आउट किया। डॉट यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है फाइंड डॉट होता है ना। ठीक है, देखें, आप जब भी कोई चीज़ लिखते हैं, नाम लिखते हैं, उसमें भी पॉइंट की, डॉट की, नुक्ते की बड़ी अहमियत होती है। ठीक है, आप अगर नुक्ता ना डालें, बे के नीचे से नुक्ता हटा दें तो कुछ और बन जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो कहने का मतलब क्या है कि डॉट की बड़ी अहमियत है, समझ आ रही है। किसी चीज़ के आगाज़
पर भी डॉट इस्तेमाल होता है, बहुत जगह पर डॉट इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं, बैठ जाओ भाई, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखें, एक बड़े ग्राफिक डिजाइनर हैं, उनका एक कॉल है, वो क्या कहते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम अ डॉट। कोई भी चीज जो है वो किससे स्टार्ट होती है, एक डॉट से स्टार्ट होती है, नुक्ते से स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, कोई भी लाइन बनाने लगे, कोई भी शेप बनाने लगे, तो पहले क्या लगाओगे आप, पहले फौरन से पूरी शेप बना दोगे, फौरन से कोई तस्वीर बना दोगे, नहीं ना, पहले क्या होगा, डॉट से आगाज होगा। किससे आगाज होगा, डॉट से आगाज होगा। डॉट इज नोन एज फॉरमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिजाइन। डॉट क्या है, फॉरमोस्ट का मतलब क्या है, फॉरमोस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहला, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। डॉट इज नॉन एज फॉरमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिजाइन। ये बहुत ही, यानी कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे डिजाइन का। नेक्स्ट क्या है, एवरी ड्राइंग पिक्चर हैव अ डॉट्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी पिक्चर में, किसी भी ड्राइंग में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो आपका डॉट होता है। इवन ऑल डिजाइन वी मेक इन ग्राफिक्स, वी ग्राफिक्स हैव डॉट एज स्टार्टिंग पॉइंट। इवन के ग्राफिक्स में भी आप देख लें, जो कंप्यूटर पे भी ग्राफिक ड्रॉ करते हैं, उसका भी जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो आपका डॉट ही होगा। इन एवरी वीडियोग्राफी इन स्क्रीन वी सी पिक्चर जस्ट बिकॉज ऑफ डॉट। यानी कि कोई भी वीडियोग्राफी आप कर रहे हैं, कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, कोई भी पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो किसकी वजह से, वो डॉट की वजह से आपको नजर आ रही है। किसकी वजह से नजर आ रही है, डॉट की वजह से आपको नजर आ रही है। किस तरह से, हाउ, देखें, अगर आप इस पिक्चर को जूम करें, इसको जूम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो आपको क्या होगा, आपको पिक्सल्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये पिक्सल्स कैसे बनते हैं, ये एक डॉट गिरता है कलर का और फिर दूसरे कलर का डॉट गिरता है, जब ये मिक्सअप होते हैं तो एक नया कलर आपको नजर आता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो वो जो सी आपके पिक्सल्स भी बन रहे हैं, वो किसकी वजह से बन रहे हैं, डॉट की वजह से बन रहे हैं, और डिफरेंट पिक्सल्स मिलके क्या बना रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको विजुअल को दिखाने के काबिल हो रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ये कमाल किसका है, ये भी कमाल किसका, जो तस्वीर नजर आ रही है, वीडियो नजर आ रही है, किसका कमाल है, आपके डॉट का कमाल है, ठीक है। इन अवर डेली लाइफ एंड पोइट्री द डॉट हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। हमारी रोजमर्रा की लाइफ को अगर आप देख लें, या आप पोइट्री को देख लें, शायरी को देख लें, ठीक है, उसमें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस इसकी। किस तरह से देखें, इवन एवरी डिस्कशन एंड डिबेट आल्सो स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट। जो भी डिस्कशन होती है, जो भी बातचीत होती है, जो भी डिबेट होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्या होता है भाई, कुछ ना कुछ पॉइंट से, किसी ना किसी नुक्ते से उसका आगाज होता है। किसी पॉइंट को आप एक ज़ेरे बहस मौजू बनाते हैं और उस पर आप क्या करते हैं, डिबेट करते हैं, बात करते हैं, और ये सिलसिला क्या होता है, आगे की तरफ चलता है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने क्या सीखा कि डिज़ाइन थ्योरी क्या होती है, इसको हमने एक एनालॉजी के ज़रिए से समझा कि डिज़ाइन थ्योरी हमारे पास क्या होती है, क्या होती है भाई, इसको हमने समझा ये एक डिश की तरह है, जो ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करता है, अपनी ऑडियंस के सामने पेश करता है। बात समझ आ रही है। अगर उसको पता होगा कि मेरी डिश के इंग्रेडिएंट्स कितने कमाल के हैं, अगर उसको पता होगा मैंने इन इंग्रेडिएंट से मैंने किस तरह से एक अच्छी रेसिपी के जरिए से डिश को तैयार करना है, तो ऑब्वियस सी बात, उसकी जो डिश बन के निकलेगी वो क्या होगी, बड़ी ही कमाल की होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो डिजाइन थ्योरी के कितने कितने पार्ट्स हैं, दो फंडामेंटल पार्ट्स हैं। नंबर 1 क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। डिजाइन थ्योरी के 2 मेजर पार्ट्स हैं, 2 चीजों पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1 एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। जो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है वो किस पे डिपेंड करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या कहलाते हैं, डिश के इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या कहलाते हैं, उसकी रेसिपी कहलाते हैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को हम यहां तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम क्या करेंगे, लाइन से इसका आगाज लेंगे, ठीक है। तो कोई सवाल आप में से किसी बच्चे का आज के टॉपिक में, कोई सवाल, कोई बात पूछनी हो आप लोगों ने। ब्लैक और व्हाइट कंट्रास्ट को जाहिर करता है। जब कलर को जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। जैसे व्हाइट पीस को जाहिर करता है, ब्लैक कलर अथॉरिटी को जाहिर करता है। अगर कहीं आपने अथॉरिटी जाहिर करनी है, पावर जाहिर करनी है, डोमिनेंस जाहिर करनी है, वहां पे ब्लैक कलर वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज लाइन। लाइन क्या होती है, कोई बताएगा, व्हाट इज लाइन, लाइन क्या होती है, पढ़ते हुए आ रहे हो ना।
नहीं, किस्म पे हम नहीं जा रहे, सेब लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, वो नहीं पूछ रहे। लाइन होती क्या है, ये फिजिक्स वाला बंदा बताएगा या मैथ्स वाला। लाइन को सेंटीमीटर में भी नापा जाता है, किलोमीटर में भी नापा जाता है, ऐसे यूनिट मीटर होता है, लेकिन वो तो डिस्टेंस को होता है, लाइन को तो कोई यूनिट ही नहीं होता। चलो गुड, ठीक ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। और कोई बच्चा ऐड करना चाहेगा? ठीक बताया, जबरदस्त। एक हिंट दे दिया आपने इन बच्चों को। आपके साथ कौन है? ये हीरो कौन बैठा हुआ है? हाँ, क्या नाम है आपका? शहरियार। शहरियार बच्चे आप बताओ, व्हाट इज लाइन? लाइन एक लकीर होती है, हमें तो पता ही नहीं था है? लाइन लकीर होती है, गुड हो गया। होती क्या है? लकीर तो होती है, लाइन का मतलब लकीर होता है। लकीर और लाइन दोनों क्या होती हैं? किसी भी गलत चीज को किसी भी गलत चीज को सीधी बनाना। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। हाँ भाई, आप बताओ व्हाट इज लाइन? ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, बैठ जाओ। लेकिन सवाल देखें मेरा क्या है, व्हाट इज लाइन? लाइन होती क्या है? व्हाट इज लाइन? आपने बताया लाइन को ऐसे यूज किया जा सकता है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सारी चीजें बहुत बेहतरीन बताई। लाइन होती क्या है? व्हाट इज लाइन? लाइन लाइन होती है। हाँ भाई, क्या होती है लाइन? व्हाट इज लाइन? लाइन लाइन होती है। अच्छा जी, देखिए भाई लाइन क्या होती है, व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, जो फासला होता है, इसको हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। एक डेफिनेशन तो इसकी ये है, और द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स इज आल्सो कॉल्ड अ लाइन। जो डॉट का कॉम्बिनेशन होता है, अगेन हमने कल पढ़ा था ना, हर चीज किससे मिलके बनती है? डॉट से मिलके बनती है। अगर डॉट्स को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा? वो लाइन बन जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमारे पास दो पॉइंट्स, एक पॉइंट वो कंसीडर कर लूं, एक पॉइंट ये कंसीडर कर लूं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना, ये क्या कहलाएगा? मेरी लाइन कहलाएगी। या अगर मैं बहुत सारे डॉट्स को कंबाइन कर रहा हूं एक स्पेसिफिक पैटर्न में, तो वो अगेन क्या बनेगा हमारा? वो अगेन लाइन बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें फंक्शन ऑफ लाइन इन डिजाइन, कि भाई हमारे डिजाइन में लाइन का क्या फंक्शन होता है, क्या किरदार होता है। ठीक है, इस बात को हम देखते हैं, फिर हमारी नमाज का भी टाइम हो जाएगा, जल्दी से देखते हैं। अब देखिए लाइन का सबसे अहम काम क्या होता है बेटा, ये देख लें। लाइन क्या करती है? डिवाइडर का काम करती है। किसका काम करती है? डिवाइडर का काम करती है। ऐसे ही है ना, देखें आप पेपर में जाते हैं, पेपर देते हैं, तो आपके टीचर ने अक्सर आपसे कहा होगा कि भाई जब भी आप पेपर में सवाल कर लें तो उसमें एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है। तो एंडिंग लाइन किसको शो करती है? एक डिवीजन को शो करती है कि भाई पहले वाला सवाल खत्म हो चुका है, पहले वाले सवाल का कनेक्शन हम खत्म कर चुके हैं। ये बहुत सारी जगह पे आप देखते हैं। बात समझ आ रही है? अब देखें ये वाली लाइंस लगी हुई हैं, ये लाइंस क्या कर रही हैं? जैसे मस्जिद में आप देखते हैं नमाज पढ़ते वक्त लाइन लगी हुई होती है, वो बाउंड्री लाइन क्या बता रही होती है कि भाई यहाँ से ये वाली सफ क्या हो रही है? खत्म हो रही है। यहाँ से दूसरी सफ क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से एक इसकी देख लें, मिसाल देख लें फंक्शन ऑफ डिजाइन में पहले तो हम यूज करते हैं लाइन को एज अ डिवाइडर के तौर पर। इसकी मिसाल दी हुई न्यूज़पेपर में देखें। इन न्यूज़पेपर वी डिवाइड हेडिंग फ्रॉम सब हेडिंग एंड सब हेडिंग फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें बड़ी सी हेडलाइन लगी हुई होती है, उस हेडलाइन के नीचे एक लाइन भी होती है। अब वो लाइन क्या कर रही होती है? मेन हेडिंग को सब हेडिंग से अलग कर रही होती है। फिर नीचे एक और लाइन लगी हुई होती है जो कि आपके क्या कर रही होती है? बॉडी टेक्स्ट को अलग कर रही होती है। बॉडी टेक्स्ट क्या होता है? जो सबसे छोटा टेक्स्ट होता है उसको बॉडी टेक्स्ट कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मिकदार में लिखा होता है। एक आर्टिकल होता है, एक उसकी सबसे मेन हेडिंग होती है, उसकी सब हेडिंग होती है, और नीचे सारा आर्टिकल जो लिखा होता है डिटेल फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? बॉडी टेक्स्ट कहलाता है। समझ आ रही है? तो देखिए न्यूज़पेपर में किस तरह से हमने क्या किया हुआ है? लाइन का इस्तेमाल करके हमने डिफरेंट सेक्शंस को क्या किया हुआ है? अलग किया हुआ है। देखिए पिक्चर वाला अलग हो गया, मेन हेडिंग वाला अलग हो गया, सब हेडिंग वाला अलग हो गया, एडवर्टाइजमेंट वाला अलग हो गया। तो लाइन बुनियादी तौर पे पहला फंक्शन इसका क्या है? ये एज अ डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। किसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? इसको एज अ डिवाइडर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा आगे चलते हैं, इसी को आगे देखते हैं हम, बाद में इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे मजीद गूगल पर। देखें
आगे क्या कह रहे हैं, यूज एज अ डायरेक्शन, लाइन को हम एज अ डायरेक्शन के तौर पे भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके तौर पर, डायरेक्शन के तौर पे। आपने देखा होगा कि जो बोर्ड लगे हुए होते हैं जो डायरेक्शन बता रहे होते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन, हमारे पास कितनी टाइप्स की लाइंस होती हैं इसको हम देख लेते हैं। अच्छा देखें, देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ लाइन, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं लाइन की, ठीक है। We make a line in the form of curve, irregular, dotted, wave, zigzag, 2D, 3D and unseen line, parallel and perpendicular lines। तो कुछ मिसालें आपको दी गई हैं यहाँ पर कि हमारे पास इतनी टाइप्स की क्या होती हैं, लाइंस होती हैं, ठीक है। कर्व लाइन भी होती हैं, इरेगुलर लाइन भी होती हैं जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं होती, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास वेव की फॉर्म में भी लाइन होती है, जिगजैग भी होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपने देखी होगी जो आप देखते हैं चल रही होती है आपकी, उस पर क्या कहते हैं, जो मशीन होती है ना, हार्ट मशीन होती है, उसमें 2D लाइंस भी होती हैं, 3 डायमेंशनल लाइंस भी होती हैं, और 2D 3D को कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और पैरेलल लाइंस भी होती है, परपेंडिकुलर लाइंस भी होती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी लाइंस होती हैं। अगर हम डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास कौन कौन सी लाइंस होती हैं, देखें। जो डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में लाइंस होती हैं वो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, लाइंस इन अप एंड डाउन पोजीशन। ऐसी लाइन जो कि अप और डाउन पोजीशन में होती है उनको हम क्या कहते हैं, कौन सी लाइन कहते हैं, उनको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं या वर्टिकल लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस कहते हैं। और उसका जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना एंगल होता है उसका, यानी कि बेस के साथ कितना एंगल बना होगा, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर स्काई क्रैपर्स जो होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी, वो क्या कौन सी लाइन को शो कर रही होती हैं, वो वर्टिकल लाइन की फॉर्म में होती हैं। कौन सी लाइन की फॉर्म में होती हैं, वर्टिकल लाइन की फॉर्म में। और बिल्डिंग्स आप देखते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी क्या होती हैं आपके पास, वर्टिकल लाइन की फॉर्म में आपको चीजें नजर आ रही होती हैं आपकी डेली लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा आ गई, आप देखें यहाँ पर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं किस चीज को शो करती हैं। अगर आप कहीं पे वर्टिकल लाइन लगा रहे हो तो वो किस चीज को डिनोट करेंगी, देखें, इट शो पावर, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। यानी कि आपके डिजाइन में अगर आप क्या शो करवाना चाह रहे हो, पावर शो करवाना चाह रहे हो, कहीं पर आप स्ट्रेंथ शो करवाना चाह रहे हो, आप स्टेबिलिटी शो करवाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। बिल्डिंग किस चीज को बताती है, बिल्डिंग क्या होती है, किस चीज का सिंबल है, मजबूती का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, स्काई क्रैपर किसका सिंबल होते हैं, पावर का सिंबल होते हैं, स्ट्रेंथ का सिंबल होते हैं। तो इसी तरह से जो वर्टिकल लाइंस होती हैं हमारे पास क्या करती हैं, इट शोज पावर, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। इन तमाम चीजों को क्या शो करती है, आपकी वर्टिकल लाइन शो करती हैं। फिर अगर बात करें दूसरी की तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है, एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि अप डाउन पोजीशन में होती है, एक होती है राइट लेफ्ट डायरेक्शन में। ये क्या होती है, आपकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। गोइंग साइड टू साइड लाइक सी हॉरिजॉन। आपने समंदर देखा है ना, समंदर की लहरें जो होती हैं बिल्कुल ऐसे बिछी हुई होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। साइड टू साइड जा रही होती हैं जैसे कि आपके पास समंदर का हॉरिजॉन होता है। ड्रॉ एट 180 डिग्री, इनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, 180 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं। देखें भाई, आपने डी इस्तेमाल किया है ना, उसके सेंटर वाला पॉइंट क्या होता है, 90 डिग्री को शो कर रहा होता है। ये वाला लाइन जो जमीन के साथ फ्लैट होती है 0 डिग्री को शो करती है, और ये वाली लाइन किसको शो करती है, 180 डिग्री को। यानी कि 0 के अपोजिट क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बात समझ आ रही है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, 180 डिग्री पर ड्रॉ कर रहे होते हैं। अब ये किसको शो करती है, देखें, इट शोज काम, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, सूदिंग फीलिंग। ये आपके पास सुकून की फीलिंग को शो करती हैं, ठीक है, कामलेक्स की फीलिंग को शो करती हैं, कंफर्ट, सुकून की। बात समझ आ रही है। ये तमाम तरह फीलिंग को कौन शो करता है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या करती हैं, शो करती हैं। यानी कि अगर हमने कहीं पर सुकून की फीलिंग को शो करवाना है, कंफर्ट की फीलिंग को शो करवाना है, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि समंदर की लहरें भी आप देखें जब क्या हो रही होती हैं, बिल्कुल सुकून में होती हैं, बिल्कुल स्मूथिंग इफेक्ट के साथ जा रही होती हैं, तो बंदे को देख के बड़ा सुकून मिलता है, एक राहत सी फीलिंग आती है। बस में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लाइंस को देखें तो इस तरह से हमारे पास एक वर्टिकल लाइंस होती हैं, एक हमारे पास क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। वर्टिकल लाइन क्या शो करती है, क्या कम्युनिकेट करवाती है, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और अथॉरिटी को। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं किसको शो करवाती हैं, कामनेस को, पीस को और पैसिवनेस को। समझ आ रही है। तो ये सारी की सारी हमारी थोड़ी सी लाइंस के हवाले से डिस्कशन थी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास एक और लाइन की टाइप होती है जिसको हम क्या कहते हैं,
डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन क्या होती है? अगर मैं एक स्क्वायर ले लूं और उसके अपोजिट कोनों को मिलाऊं, उसके कोनों से दो लाइंस को निकाल दूं, तो वो जो लाइन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? वो डायगोनल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायगोनल लाइन कहलाएगी। और ये तकरीबन किस तरह से बनती है? ये 45 से 60 डिग्री के जाविये के दरमियान बनती है, यानी कि 45 से 60 के दरमियान आपके पास जो एंगल होता है उसमें कौन सी लाइन बनती है? आपकी डायगोनल लाइन बनती है। इट शो मूवमेंट, एक्शन एंड मोशन। ये किसको बताती हैं? ये एक्शन को बताती है, मूवमेंट को बताती हैं, और किसको शो करती हैं? मोशन को शो करती है। यानी कि अगर आपने किसी जगह पे मोशन को शो करवाना है, मूवमेंट को शो करवाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप डायगोनल लाइंस का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई क्लियर है? समझ में आ गई? तो देखें इस तरह से ड्रॉ करवाकर यहाँ पे ड्रॉ की हुई नजर आ रही है, ये आपकी वर्टिकल लाइन, ये आपकी ओरिजेंटल, और ये आपकी डायगोनल लाइन। भाई क्लियर है यहां तक? चले आगे, समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद शेप्स की बात करते हैं। शेप्स क्या होती हैं? कोई बताएगा? कुछ है आइडिया? हाँ, हैंड रेस करें ना बेटा, ताकि मुझे पता लगे। क्या होती हैं शेप्स? देखें, व्हेन सम लाइन कंबाइंस, जब बहुत सारी लाइंस क्या होती हैं? कंबाइन होती हैं। चाबी उनके पास होगी ना बाइक की यार। जरी नीचे खड़ी होगी, ये ताला लगा हुआ होगा, नंबर KCZ होगा, ये जाड़ियों के पास खड़ी हुई है। KCZ है 2319, हाँ KCZ 2319। अच्छा भाई देखें क्या कह रहे हैं? When some line combine and surround or close an area, then a shape is created। क्या कह रहे हैं? जब बहुत सी लाइन मिलती हैं, कुछ लाइंस मिलती हैं और किसी एरिया को घेर लेती हैं, क्या करती हैं? जब बहुत सी लाइन मिलके एक एरिया को घेर लेती हैं, ठीक है, क्लोज एन एरिया, देन शेप इज क्रिएटेड। तो क्या बनता है? एक शेप बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर 4 लाइंस हम लेते हैं, दो लाइंस मैंने वर्टिकल ड्रॉ कर दी, 2 लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी, और इन्होंने क्या कर दिया? एक एरिया को क्लोज कर दिया। तो बताएं कौन सी शेप बनेगी? कौन सी बनेगी? स्क्वायर बन जाएगी ना। स्क्वायर बन जाएगी या रेक्टेंगल बन जाएगी, इन दोनों में से कोई शेप बन जाएगी। समझ आ रही है? अगर आमने सामने की साइड बराबर होंगी तो रेक्टेंगल बन जाएगा, चारों साइड्स बराबर होंगी, चारों लाइंस बराबर होंगी तो क्या बनेगा? स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। इन अवर डेली लाइफ ऑल द थिंग्स इन अवर सराउंडिंग आर शेप और मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट शेप। आप अपने के जितनी भी शेप्स देखते हो, जितनी भी चीजें देखते हो, वो किससे मिलकर बनी होती हैं? वो या तो शेप से मिलके बनी होती हैं या तो मुख्तलिफ शेप से मिलके बनी होती हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे LCD को आप देख लो, किससे मिलके बनी है? जी आपकी देखें रेक्टेंगुलर शेप में ना, एक रेक्टेंगुलर शेप है, नीचे बेस इसकी देखें कोई और शेप बनी हुई है। तो मुख्तलिफ शेप से मिलकर आपकी जितनी भी आपको चीजें नजर आती हैं, या तो कोई एक शेप होगी या तो मुख्तलिफ शेप से मिलकर बनी हुई होंगी। ठीक है। अच्छा, हम कितनी तरीके से शेप को ड्रॉ कर सकते हैं? भाई कितने मेथड है ड्रॉ करने के शेप को? ठीक है, देखते हैं किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो है हम आउटलाइन का इस्तेमाल कर लें। आउटलाइन का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं? शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। आपने सिर्फ आउटलाइन बना ली। फिर क्या है? आप फिल कलर का इस्तेमाल करके भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं पेपर के ऊपर। और तीसरा क्या तरीकेकार है? नेगेटिव स्पेस के जरिए भी आप क्या कर सकते हैं? शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। नेगेटिव स्पेस का मतलब क्या है? कि जो एरिया बच रहा है, देखें यहां पर आपको इमेज नजर आ रही होगी, फेस की इमेज नजर आ रही है ना, तो ये जो सी आपने इमेज बनाई है किसके जरिए से बनाई है? नेगेटिव स्पेस के जरिए से बनाई है। किसके जरिए से बनाई है? पॉजिटिव स्पेस कौन सा है? जिसमें कलर भरा हुआ है। और नेगेटिव स्पेस क्या है? जिसमें कलर नहीं भरा हुआ, लेकिन वहां पर भी क्या बन रही है? एक शेप बन रही है। इंसान के फेस की एक शेप बन रही है। ठीक है, फेस की शेप बन रही है। अच्छा, फिर बात करें एप्लीकेशन ऑफ डिजाइन, यानी कि शेप्स की क्या एप्लीकेशन है हमारे डिजाइन में? अगर बात करें, शेप्स आर यूज फॉर डेकोरेशन इन डिजाइन। पहला मकसद क्या है कि किसी भी डिजाइन में अगर आपने डेकोरेशन का काम करना है तो आप वहां पर क्या करेंगे? शेप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देख लें, मैंने शेप का लफ्ज लिखा हुआ है, उस शेप को मैंने क्या किया हुआ है? एक व्हाइट सर्कल के अंदर डाला हुआ है। बात समझ आ रही है? तो ये जो व्हाइट सर्कल है क्या कर रहा है? मैंने इसको डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल किया है। बात समझ आ रही है? तो पहला काम क्या होता है शेप्स का? इसको हम डेकोरेशन के पर्पज के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। दूसरा काम क्या होता है? शेप्स आर यूज फॉर मेकिंग टेक्सचर एंड पैटर्न इन डिजाइन। शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डिजाइन में पैटर्न को या स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है।
यानी कि डिफरेंट तरह की शेप्स को आपने मिला दिया, तो मिलाने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक स्पेसिफिक किस्म का पैटर्न मिल जाएगा, या तो आपको क्या मिलेगा, टेक्सचर मिलेगा। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे। शेप्स आर यूज फॉर इंक्रीजिंग एंड एडिंग मटेरियल एंड कंटेंट इन अ डिजाइन। शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, किसी भी मटेरियल को ऐड करने के लिए, किसी भी कंटेंट को आपके डिजाइन में ऐड करने के लिए। मिसाल के तौर पर देखें, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ डिजाइन में एक रेक्टेंगल बना हुआ होता है, उस रेक्टेंगल के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। जैसे पहले हमने न्यूज़पेपर की मिसाल देखी ना, उसमें डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट शेप के अंदर बनाया हुआ था, और शेप के अंदर कंटेंट को हमने डाला हुआ था। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई एक रेक्टेंगल ऐड करता हूँ, तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट को, अपने कंटेंट को मजीद उसमें इजाफा कर सकता हूँ। तो शेप्स का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, या मटेरियल को ऐड करने के लिए, या तो कंटेंट को ऐड करने के लिए हमारे डिजाइन में। तो शेप का ये सारे का सारा काम होता है हमारे डिजाइन में। एक और काम क्या होता है हमारी शेप का, डिजाइन में क्या फंक्शन होता है, शेप्स आर यूज फॉर बूस्टिंग इंटरेस्ट लेवल। शेप का इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, इंटरेस्ट लेवल को बूस्ट करने के लिए। इन डिजाइन में वर्क एज एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट फॉर अ ऑडियंस। तो शेप क्या करती है, इंटरेस्टिंग एलिमेंट के तौर पे काम करती है आपकी ऑडियंस के लिए। बस समझ आ रही है। आपने देखा होगा अक्सर जो सर्कल होते हैं, बहुत सारे सर्कल्स को आप मिला के क्या बनाते हैं, एक नई शेप क्रिएट कर देते हैं। जब नई शेप क्रिएट करते हैं तो वो एक अलग ही विजुअल्स आपको नजर आ रहे होते हैं। बस समझ आ रही है। जैसे आपने देखोगा ओडी का सिंबल देखा ना आप लोगों ने, लोगो देखा है, तो वो क्या है, डिफरेंट सर्कल्स को आपने मर्ज किया हुआ है, मिलाया हुआ है। जब मिलाया हुआ तो क्या नजर आ रहा है आपको, एक बड़ी कमाल का उसका लोगो आपको नजर आता है, जो कि ओडी की ब्रांडिंग को क्या करता है, सोल्व करता है। ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने डिजाइन में शेप के जरिए से ऑडियंस का इंटरेस्ट लेवल भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। शेप्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल इन डिजाइन। शेप को क्या किया जाता है, सिंबल्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर देखें, आप कहीं पर जाते हैं तो लिखा हुआ होता है कि एक बंदा बना हुआ होता है एक शेप के अंदर, और वो बंदा क्या होता है, स्लिप हो रहा होता है। नीचे से बताया हुआ होता है कि भाई अगर ये थोड़ी सी स्लिपरी जगह है, आपने एहतियात से यहाँ पर जाना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और अक्सर आपने वॉशरूम पर भी देखा होगा, उसके गेट पर भी एक सिंबल सा बना हुआ होता है। ठीक है, वो भी किस लिए इस्तेमाल किया होता है, आपकी शेप्स का इस्तेमाल करके हमने वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम क्या करते हैं, शेप्स को डिजाइन में इस्तेमाल करते हैं। फिर अब बात करें कितनी टाइप्स की शेप्स होती हैं। अगर टाइप्स की बात करें, एक होती है हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप्स, जो कि आपको नजर आ रही है। ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, तो ये जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पॉलीगॉन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, आपके ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। फिर दूसरी तरह की जो शेप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं। यानी कि कुदरती जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, जैसे दरख्त हो गए, इंसान हो गए, ये सारी की सारी जो शेप्स होती हैं, तितलियां हो गए, बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारी की सारी किसमें आते हैं, आपके ऑर्गेनिक शेप्स में आते हैं। ठीक है, जो नेचर में होते हैं। उसके बाद होते हैं एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। ये कौन से शेप्स होते हैं, द शेप्स विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड ज्योमेट्रिक शेप। जब आप ऑर्गेनिक और ज्योमेट्रिक शेप्स को मिलाते हो तो आपको क्या मिलता है, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स मिलती हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट शेप्स की आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन को क्रॉस किया हुआ है, वुमेन को क्रॉस किया हुआ है, स्लाइडिंग का सिंबल है। ये तमाम तर शेप्स जो मिलकर बनी हुई होती हैं क्या कहलाती हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे मिसाल दी हुई इनकी देख लें, साइन इन टॉयलेट गेट्स एक्सेट्रा वगैरह। अच्छा, अब शेप्स क्या विजुअल मीनिंग आपके क्या करती हैं, आपके डिजाइन में इंडिकेट करवाती हैं, जाहिर करती हैं। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा कि भाई हमारे पास फंक्शन क्या होता है। अब विजुअल मीनिंग यानी कि अगर कोई बंदा ट्रायंगल का देखेगा तो उसको क्या फीलिंग आएगी, सर्कल को देखेगा तो क्या फीलिंग आएगी। ठीक है, तो क्या विजुअल मीनिंग होता है हमारी शेप्स का, वो देखते हैं। देखें भाई, सर्कल और सर्कुलर शेप्स, अगर सर्कल की बात करें या सर्कुलर शेप्स की बात करें तो वो कौन सा विजुअल मीनिंग जाहिर करती हैं, देखें। इट इज यूज्ड टू शो मूवमेंट और मोशन। जो सर्कुलर शेप्स होती हैं या जो सर्कल होता है वो किसको जाहिर करता है, वो मूवमेंट को शो करता है या मोशन को शो करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसा डिजाइन गोल सा बना हुआ होता है, और वो किसी चीज, यानी कि जब गोल सा आप डिफरेंट सर्कल्स को मिलाकर बनाएंगे तो वो क्या इंडिकेट करेगा, एक मोशन को इंडिकेट करेगा। जैसे देखें तूफान आते हैं तो वो भी किस फॉर्म में आता है, टोर्नेडो आते समय से मूव हो रहा होता है ना, तो वो किसको शो कर रहा होता है, मोशन को शो कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल और ट्राइंगुलर शेप्स, ये किसको यूज बताती है, इट इज यूज टू गिव डायरेक्शन सेंस। आपने देखा होगा जो नोटिस बोर्ड होते हैं या जो डायरेक्शन वाले साइन होते हैं, थोड़ी देर पहले हमने लाइन में पढ़ा, तो वहां पर जो एरो बना हुआ होता है वो किस फॉर्म में होता है,
वो ट्रायंगल की फॉर्म में होता है ना, तो जो ट्रायंगुलर शेप्स होती हैं वो किसके सेंस को बताती हैं, वो आपके डायरेक्शन के सेंस को बताती हैं। किसको बताती हैं? डायरेक्शन के सेंस को। और फिर लास्ट में जो रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर शेप्स होती हैं वो किसको बताती हैं? यूजिंग फॉर लेंथ और डायरेक्शन सेंस। इसको हम लेंथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोड है आपका किस फॉर्म में होता है? रेक्टेंगुलर शेप में ना आपका रोड, जो बाहर गाड़ियां चलाते हैं जिस पर, तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? लेंथ के लिए। लेंथ की सेंस को शो करता है और डायरेक्शन के सेंस को भी ये क्या करता है? शो करता है। ठीक है। और स्क्वायर की अगर बात करें, इट इज यूज्ड टू गिव द सेंस ऑफ वेट एंड स्ट्रेंथ। अगर आपने कहीं पर क्या शो करवाना है, आपने वेट शो करवाना है, कहीं पर आपने स्ट्रेंथ शो करवानी है, तो वहां पर कौन काम करेगा? आपका स्क्वायर काम करेगा। जैसे विजुअल मीनिंग आपने ज़हन में रखने हैं, ताकि जब आप डिजाइन ड्रॉ करेंगे तो कहीं पर हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो उसका मतलब हमारे जहन में फौरन आना चाहिए, हाँ भाई स्क्वायर में यहाँ पे यूज कर रहा हूं तो क्यों यूज कर रहा हूं। बस समझ आ रही है? अगर यहाँ पे मैं ट्रायंगुलर शेप यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर इसको शो करवाने का मेरा मकसद क्या है? ठीक है। तो अगेन दोबारा ये सुन लें, ये जब सारे एलिमेंट्स आपके माइंड में क्लियर होंगे तो डिजाइन आपके साथ क्या करेगा? डिजाइन आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, आपसे बातचीत करेगा। डिजाइन खुद एलिमेंट्स बताएंगे भाई मुझे यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया है। बस समझ आ रही है? तो इन विजुअल्स मीनिंग्स को आपने क्या करना है? ज़हन में अपने रखना है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इसको यहीं पर रखते हैं। भाई इसमें कोई सवाल आप लोगों का बेटा? इसमें कोई इशू? आज हमने कितने डिजाइन एलिमेंट्स को कवर किया? 2 डिजाइन एलिमेंट्स को कवर किया। नंबर 1 लाइन, नंबर 2 शेप्स को कवर किया। ठीक है। तो इन तमाम तर चीजों को आपने क्या करना है? ज़हन में रखना है। और इसके हवाले से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं भाई आप लोग। क्लियर है भाई? कोई सवाल है तो बेटा पूछ सकते हैं। जी बोलो। रेक्टेंगल का? हाँ देखें, रेक्टेंगल का बता रहे हैं यूजिंग फॉर लेंथ और डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस। ठीक है। किस तरह से? लेंथ का तो मैंने बता दी, जैसे रोड है आपका। ठीक है। और अगेन देखें आपके पास डायरेक्शन, रोड की जो मिसाल के तौर पर रोड अगर सीधा जा रहा है तो अगेन क्या बात है? डायरेक्शन को भी बता रहे हैं ना। एक तो लेंथ को बता ही रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो एक डायरेक्शन का सेंस भी दे रहा है इसमें आपको। ठीक है। स्क्वायर वेट को बता रहा है, स्ट्रेंथ को बता रहा है। यानी कि अगर आपने कहीं पर क्या करना है? वेट दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? वहां पे स्क्वायर का सेट आप लगा सकते हैं, स्क्वायर वहां पर लगा सकते हैं, तो वहां का वेटेज बढ़ जाएगा। वेटेज कैसे बढ़ेगा? क्या उसका 2 किलोग्राम वजन था 5 किलो हो जाएगा? नहीं। हमारी आंख भी क्या करती है? विजुअल वेट को कैरी करती है। बस समझ आ रही है? अगर आपको लग रहा है कि इस साइड पे वेट कम हो रहा है तो वहां पर स्क्वायर लगा के वेट को बढ़ा सकते हैं। एक साइड पे टेक्स्ट कम लिखा हुआ और आपने कम लगाना है, और एक साइड पर आपने ड्रॉ करवानी है टेंशन, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? स्क्वायर ड्रॉ करवा के टेंशन को वहां पर ग्रेप करवा सकते हैं। अक्सर देखोगा डिजाइन में स्क्वायर शेप्स बनी हुई होती हैं एक साइड पर। ठीक है। तो वह स्क्वायर शेप्स बुनियादी तौर पर क्या कर रही होती हैं? आपके फोकस को वहां पर लेके जा रही होती हैं। समझ आ रही है? तो अगेन स्क्वायर का काम क्या होता है? वेट या स्ट्रेंथ की सेंस देना आपके डिजाइन में। ठीक है। साइज क्या होता है? व्हाट इज साइज? व्हाट इज साइज? आप बताओगे? बताओ शाबाश। हाँ, किसी भी चीज की मेजरमेंट को आप साइज कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में डिजाइन एलिमेंट की अगर डेफिनेशन देखी जाए, बैठ जाओ बेटा, गुड शाबाश, क्या होती है? देखें, वेरिएशन बिटवीन 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स और शेप्स, यानी कि 2 शेप्स के दरमियान या 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो वेरिएशन होती है, जो तब्दीली होती है, जो बदलाव होता है, वो क्या कहलाता है? आपका साइज कहलाता है। इट्स कॉल्ड साइज। टू नो द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसको हम देखते हैं, अजान हो जाए। ठीक है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जा रही है। देखें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि खड़े हो जाएं आप, मैं कहता हूं इस बच्चे का साइज क्या है? व्हाट इज साइज? तो आप क्या करेंगे? ये बड़ा है, छोटा है, आप इसके बारे में नहीं बता सकते। कब तक नहीं बता सकते? जब तक मैं एक दूसरा स्टूडेंट इसके सामने ला के ना खड़ा करूं। तो आप उन दोनों को देख के बताओगे कि भाई ये बड़ा है या छोटा है। तो जब भी आप साइज को मेजर करने के लिए जाते हो तो साइज को मालूम करने के लिए हमें कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है। समझा रही है? मैं कहता हूँ ये एलसीडी बड़ी है या छोटी है, आप नहीं बता सकते। मैं कहता हूँ अब बताओ ये एलसीडी बड़ी है छोटी है, आप क्या कहोगे? ये एलसीडी क्या है? छोटी है। ये वाली एलसीडी क्या है? बड़ी है। बात समझा रही कि नहीं आ रही?
तो जब भी साइज को आपने मेजर करना है तो आपके लिए क्या चीज जरूरी है? कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? दो चीजों को आमने सामने रख के उनमें फर्क मालूम करना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बैठ जाओ। गुड। तो हमारे पास टू नो द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के साइज को आप मालूम करना चाह रहे हो, वो बड़ा है, छोटा है, दरमियाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप कंपेयर करोगे। कंपैरिजन बड़ा जरूरी है। तो सामने कोई चीज होगी तो आप कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर देख लें, स्केल जो आपका साइज होता है वो क्या करता है? देखें मिसाल के तौर पर, ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है, ये वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है या ये वाला लग रहा है? पहले वाला, दूसरे वाला? पहले वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। क्यों? देखें इसमें एक थोड़ा सा एक डिजाइन का सेंस भी आ रहा है ना। एक अचानक आपका फोकस जा रहा है। इस वाले को देखें कोई फोकस ही नहीं जा रहा, ऐसे लग रहा है नॉर्मल सी चीज पड़ी हुई है। लेकिन इस पे क्या जा रहा है? आपका फोकस भी जा रहा है, आप इसको क्या कर रहे हो? देख रहे हो, एक आंखों को अच्छा भी लग रहा है। बस समझ आ रही है? तो स्केल या साइज क्या करता है? क्रिएट एम्फेसिस। क्या करता है? एम्फेसिस, यानी कि एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज को जोर देना, किसी चीज पर जोर देना। तो स्केल के जरिए से आप एम्फेसिस क्रिएट करते हो। मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास एक हेडिंग होती है अखबार में, मेन हेडिंग जिसे हेडलाइन कहा जाता है। अगर सारी हेडिंग्स का साइज एक जैसा कर दिया जाए तो क्या होगा? पता नहीं लगेगा पहले कौन सी पढ़नी है, बाद में कौन सी पढ़नी है। बस समझ आ रही है? तो ये जो साइज होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से आप हेडलाइन को क्या करते हो? पहले पढ़ते हो, ठीक है। हेलो बेटा, ये जो छाप रहे हो, छापो नहीं बेटा, समझो, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, अपलोड कर देंगे हम। आप समझोगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो क्या कह रहे हैं? लिखो भी, शॉर्ट में लिख लो। अगर पूरी स्लाइड ही लिखने लग गए हो तो ये काम खराब है। लिख रहे हो, शुरू से आए हो, छाप रहे हो, है ना। हाँ, अपलोड बेटा, अभी हमने यूपीएस भी लगा दिया इस पर कि जब लाइट जाए तो कम से कम रिकॉर्डिंग सेव कर लें। अब अक्सर ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग चल रही होती है, लाइट चली जाती है तो रिकॉर्डिंग ज़ाया हो जाती है, ठीक है। तो अब यूपीएस भी हमने लगा दिया है। बाकी इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि हम प्रीवियस क्लासेस भी कोशिश करें, रिकवर करके उसको अपलोड कर दें, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई? तो एम्फेसिस क्रिएट करता है, ड्रामा क्रिएट करता है, एड्स एंड हायरार्की क्रिएट करता है। तो ये जो हेडिंग के डिफरेंट साइज आप देख रहे होते हो तो फ़ौरन जब अखबार को देखते हो फ़ौरन नज़र कहाँ जाती है? हेडलाइन पे जाती है। फिर नीचे आप पढ़ते हो उसकी सब हेडलाइन को पढ़ते हो, फिर मेन नॉर्मल हेडिंग को पढ़ते हो, फिर क्या करते हो? बॉडी टेक्स्ट को जाकर पढ़ते हो, ठीक है। तो ये क्या करती है? इसको हायरार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? हायरार्की। तो हायरार्की क्रिएट करता है, आपका साइज क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे फंक्शन ऑफ डिज़ाइन, मतलब कि क्या फंक्शन है साइज का डिज़ाइन में? पहले क्या है? साइज क्रिएट अट्रैक्शन इन डिज़ाइन। साइज क्या करता है? एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है। जैसे मिसाल दी गई है न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर में अभी बताया ना कि मेन हेडिंग होती है, हेडलाइन होती है, फिर सब हेडिंग होती है, फिर बॉडी टेक्स्ट होता है। तो ऑटोमेटिकली आपकी माइंड क्या करता है? उन चीज़ों को स्कैन करता है। तो एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है। अगर सारी हेडिंग्स एक साइज की हो जाएंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा अखबार पढ़ने में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइज ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स इन डिज़ाइन। साइज के जरिए से आप क्या करते हो? डिज़ाइन में एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हो। जैसे सबसे पहले आपको पता होगा कि भाई यूज़र क्या पढ़ेगा? मेन हेडिंग को पढ़ेगा, ठीक है। अगर इसी में देख लो, स्लाइड में आप देख लो, तो पहले आपका कहाँ जाएगा फोकस? साइज की हेडिंग पर जाएगा, फिर नीचे बॉडी टेक्स्ट पे जाएगा। समझ आ रही है? तो ये साइज ये क्या कर रहा है? चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है आपके डिज़ाइन में, ठीक है। और क्या करता है? साइज जस्टिफाई द फंक्शन ऑफ एलिमेंट इन डिज़ाइन। और साइज के जरिए से आप क्या कर सकते हो? जस्टिफाई कर सकते हो, यानी को उनकी एक अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हो अपने डिज़ाइन में, ठीक है। एक फंक्शन इसका ये है। उसके बाद हम बढ़ते हैं स्पेस की जानिब। स्पेस क्या होती है? व्हाट इज स्पेस? जगह को घेरना स्पेस कहलाता है। और कौन बताएगा? अच्छा, 43 हो गए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। टाइम ये नो कि हम आगे निकल जाएं, जमात ख़त्म हो जाए। क्या टाइम हो रहा है? 34 है ना, अभी 10 मिनट है हमारे पास, ठीक है। स्पेस क्या होता है? व्हाट इज स्पेस? फासला और खाली जगह। और क्या होता है स्पेस भाई? जो ज़हन में आता है बताओ भाई, कोई टेंशन नहीं है, सही होगा गलत होगा, बस बताओ क्या होता है स्पेस? जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है वो स्पेस होता है। हाँ भाई, क्या होता है स्पेस? जो माइंड में आ रहा है बताओ। आपको स्पेस का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है वो बताओ। खला, ठीक है।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान स्पेस, ठीक है। हाँ, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना, ठीक है। हाँ भाई, व्हाट इज स्पेस, क्या होता है? हाँ भाई हीरो, कुछ तो बताओ यार, और कौन बताएगा? लास्ट में तुम बताओ, कहाँ छुप के बैठे हो, नज़र ही नहीं आ रहे। हाँ बताओ। फासला तो अलग होता है ना, फासला तो अलग चीज़ होती है। ठीक है, आप बताओ बेटा, पहले नंबर पे जो बैठे हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फासले को, हाँ भाई आप बताओ। ऐसे देख लो टोपी ना गिर जाए, है ना। चलो बताओ क्या होता है स्पेस। अच्छा, क्या स्पेस ज़रूरी है? क्या स्पेस ज़रूरी है? स्पेस ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसकी कोई मुझे आप सबूत देंगे, सर स्पेस ज़रूरी है, कोई मुझे मिसाल दें इसकी ज़रा। अच्छा, काम हम ख़राब ना हो जाए तो इसलिए स्पेस देना चाहिए। वेरी राइट, गुड हो गया। और कोई ऐड करना चाहेगा? बैठो, गुड। ठीक है, गुड हो गया, ज़बरदस्त। स्पेस नहीं होगा तो फ़र्क नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो और कोई बताना चाहेगा स्पेस क्यों ज़रूरी है? देखें, फ़र्ज़ करें कि आप एक बस में चढ़ते हो, ठीक है, और उस बस में पाँव रखने की भी जगह नहीं है, समझ आ रही है? तो मुझे बताओ, आप चलो चढ़ गए किसी तरह से, क्या वहाँ पे आप कंफर्टेबल रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना, क्योंकि वहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर इस क्लासरूम में 40 बच्चों की कैपेसिटी है, मैं यहाँ पे 60 बच्चे ला के जमा कर दूँ तो क्या होगा? कुछ ही देर के बाद हब्स का लेवल क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो स्पेस क्या करती है, जैसे सांस ज़रूरी है ना, इसी तरह से डिज़ाइन में स्पेस का होना भी ज़रूरी है। बात समझ आ रही है? तो स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके डिज़ाइन का। अब ये होता क्या है देखें ज़रा। स्पेस इज एन ओपन एम्प्टी एरिया बिटवीन, अराउंड, अबव, बिलो और विद इन ऑब्जेक्ट्स। क्या कह रहे हैं? स्पेस क्या चीज़ है? ये एक ओपन, ये खुला एरिया है, ठीक है। और क्या है? एम्प्टी एरिया, एक खाली एरिया। एक तो खुला भी कह सकते हो और उसको एम्प्टी भी आप कह सकते हो। ओपन और एम्प्टी दोनों का मतलब क्या होता है? खुला या खाली। बिटवीन, अराउंड, यानी कि किसी भी शेप के दरमियान में या उसके अराउंड यानी कि इर्द गिर्द, अबव ऊपर की तरफ, बिलो नीचे की तरफ, विद इन या ऑब्जेक्ट के अंदर। व्हेन शेप आर प्लेस्ड और कंपोज्ड, जब शेप्स को आप क्या करते हो? बनाते हो या उनको क्या करते हो? एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हो। विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ। देन स्पेस इज क्रिएटेड, तो वहां पर क्या क्रिएट होता है? स्पेस क्रिएट हो जाता है। फर्स्ट करो, आपने एक स्क्वायर बनाया, अब स्क्वायर के अंदर की जो जगह है वो भी क्या है? स्पेस है, ठीक है। अगर बाहर वाले एरिया को देखो वो भी क्या है? आपका स्पेस है। लेकिन किसी शेप के अंदर वाला जो स्पेस होता है उसको हम पॉजिटिव स्पेस कहते हैं, और जो बाहर वाला होता है उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव स्पेस कहते हैं। इसकी हम मिसाल कल हमने देखी थी, ठीक है, शेप्स में हमने देखी थी। जिसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें। अब देखें यहाँ पर आपके पास मेन शेप क्या है? ये वाइट कलर में जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह से एक और शेप बन रही है। अब देखें, ये जो आपका भेड़िया बना हुआ है या डॉग बना हुआ है, जो भी बना हुआ है, एक आपको ग्रीन कलर में भी नजर आ रहा होगा। समझ आ रही है? ये जो शेप बन रही है क्या है? नेगेटिव स्पेस के जरिए से बन रही है। और जो अंदर जो शेप बनी हुई है वो पॉजिटिव स्पेस के जरिए से बनी हुई है। हाँ, नेगेटिव स्पेस का मतलब होता है कि आपकी आउटलाइन के बाहर वाली जो स्पेस होगा ना वो आपका नेगेटिव स्पेस कहलाएगा, और आउटलाइन के अंदर वाला जो स्पेस होगा वो क्या कहलाएगा? आपका पॉजिटिव स्पेस कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक शेप पॉजिटिव स्पेस के जरिए से बन रही है, एक नेगेटिव के जरिए से बन रही है, ठीक है। अब देखते हैं, इन एवरी डिजाइन वी मस्ट लेफ्ट द ब्रीदिंग स्पेस। क्या कह रहे हैं? किसी भी डिजाइन में आपको ब्रीदिंग स्पेस लाजमी देना चाहिए। बात समझ आ रही है? जिस तरह से हम सांस लेते हैं, ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी बका के लिए, इसी तरह से डिज़ाइन
कि भी अगर आप लाइफ बढ़ाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसके अंदर ब्रीदिंग स्पेस रखना चाहिए। अगर आपने इतना ज़्यादा कंटेंट लिख लिया, आप जाते हो बाहर कोचिंग सेंटर्स के बैनर्स आप देखते हो, मतलब इतनी सी जगह होती है, इतना ज़्यादा कंटेंट डाला होता है, इतना ज़्यादा कंटेंट डाला होता है कि आपकी आंखें उनको देखना ही नहीं अच्छा लगता आपकी आंखों को, है ना। आप मेरे ख्याल में शायद हेडिंग भी नहीं पढ़ते होगे, पता नहीं किसका बैनर लगा हुआ है, आप पढ़ते ही नहीं होगे, आगे निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव है ही नहीं, आपकी आइज को उन्होंने कैच ही नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर ब्रीदिंग स्पेस नहीं होता, इतना ज़्यादा कंटेंट डाला होता है ना। पता नहीं कौन कौन सी चाय दे रहे होते हैं, ये वाली चाय, कश्मीरी चाय, अखबारी चाय, पठानी चाय, है ना, पता नहीं कौन कौन सी दे रहे होते हैं। तो खैर वो इतना ज़्यादा कंटेंट डाल रहे होते हैं, कुछ समझ में हमें नहीं आता। तो क्या कह रहे हैं कि आपके डिज़ाइन में ब्रीदिंग स्पेस है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखें मिनिमलिज्म, आपने सुना होगा कि भाई अपने डिज़ाइन को मिनिमलिस्ट रखें, मिनिमलिस्ट रखें। मिनिमलिस्ट निकला है मिनिमम से, यानी कि आप अपने डिज़ाइन में कम से कम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करें। बस समझ आ रही है? कम से कम टेक्स्ट का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा मिनिमलिज्म में होगा, मिनिमलाइज आपका डिज़ाइन होगा, मिनिमलिस्ट होगा, उतना ज़्यादा आपका डिज़ाइन क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, डिज़ाइन का मतलब ये नहीं कि आपको A4 का पेपर मिल गया पूरा भर दो, ये डिज़ाइन नहीं कहलाता। ठीक है, जितना मिनिमलिस्ट होगा उतना ज़्यादा आपका डिज़ाइन क्या होगा, अच्छा होगा। तो क्या कह रहे हैं, मिनिमलिज्म का मतलब क्या है, व्हेन डिजाइनर कन्वे हिज मैसेज वेरी एफिशिएंटली बाय यूजिंग वेरी फ्यू शेप्स इज कॉल्ड मिनिमलिज्म। जब डिजाइनर क्या करता है, बहुत कम शेप्स के साथ अपने मैसेज को कन्वे कर देता है, ठीक है, या बहुत कम एलिमेंट्स के साथ अपने क्या करता है, अपने मैसेज को, अपनी ऑडियंस को अच्छे तरीके से कन्वे कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि कम से कम शेप्स का इस्तेमाल करके अपने मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से कन्वे करना। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ शेप्स की बात करें, कितनी टाइप्स की होती हैं शेप्स आपकी, सॉरी स्पेस की बात करें, कितनी टाइप ऑफ स्पेस होती हैं आपकी? हो गया 43 हो गया। अच्छा चलें भाई, नमाज की तैयारी करें बेटा, फिर इंशाल्लाह वापसी पे करते हैं। ठीक है भाई, तो स्पेस तक हम पहुंच चुके थे, चल क्यों नहीं रहा, आ रही आवाज़ आ रही? अच्छा, तो स्पेस तक हम पहुंच गए थे। हमने ये बात देखी थी, स्पेस क्या होता है, हमारे पास किसी भी शेप के अराउंड या उसके बिटवीन या उसके अबव या बिलो जो एरिया होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, स्पेस कह रहे होते हैं। ठीक है, और अब कितनी टाइप की स्पेस होती है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, हमारे पास एक होती है पॉजिटिव स्पेस। आगे सारे बच्चे आ गए हैं ना, नहीं आए अभी तक? आ गए हैं सारे। अच्छा, पॉजिटिव स्पेस क्या होता है? देखें, व्हेन वी ड्रॉ ऑन पेपर, जब भी हम क्या करते हैं, पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं बाय पेंसिल, पेंसिल के जरिए से, ठीक है, बाय पेंसिल आउटलाइन, पेंसिल के जरिए से जब हम पेपर पे एक आउटलाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक जब आउटलाइन बनाते हैं, एंड स्ट्रोक या स्ट्रोक के जरिए से, कल हमने देखा था स्ट्रोक या आउटलाइन क्या होता है, एक ही चीज होती है। ठीक है, देन वी एड सम एरिया, तो हम क्या करते हैं, उस आउटलाइन के जरिए से कुछ एरिया ऐड करते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, एड एरिया इज कॉल्ड पॉजिटिव स्पेस, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्पेस कहते हैं। यानी कि जब मैंने ये आउटलाइन बनाई व्हाइट वाली जो आपको नजर आ रही है, तो इसके जरिए से मैंने क्या किया, एक एरिया ऐड कर दिया उस आउटलाइन के अंदर। हमने पढ़ा ना स्पेस क्या है, बिलो, बिटवीन, अबव, ठीक है, किसी भी शेप के ऊपर, नीचे या बीच में जो एरिया होता है वो क्या होती है, स्पेस होती है। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि जब आप आउटलाइन के जरिए से कोई शेप बना रहे हो, उससे आप एक एरिया ऐड कर रहे हो उस आउटलाइन के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, आपके पास पॉजिटिव स्पेस कहलाती है। जैसे आपको इस वाइट बैकग्राउंड में वाइट शेप में आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, आपकी पॉजिटिव स्पेस है। और जो बाहर ग्रीन में नजर आ रही है क्या है, आपकी नेगेटिव स्पेस। अब नेगेटिव स्पेस क्या होती है, देखें, नेगेटिव स्पेस क्या होती है, रिमेनिंग एरिया व्हेन वी ड्रॉ पॉजिटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस आपको ये नजर आ रहा है ना, ये पॉजिटिव ग्रीन रेड कलर का ये पॉजिटिव स्पेस है। ठीक है,
और ये सारा क्या पॉजिटिव है, और जो रिमेनिंग एरिया बच जाता है और जो बाकी एरिया बच जाता है वो क्या कहलाता है आपका नेगेटिव स्पेस। तो इस नेगेटिव स्पेस में आपको देखें ये एक बॉडी बिल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, समझ आ रही है। तो ये क्या बना हुआ है, नेगेटिव स्पेस पे बना हुआ है, और जो बॉक्सर बने हुए ये क्या है आपके, ये आपके जो पंच बने हुए ये आपके क्या है पॉजिटिव स्पेस है। भाई समझ में आ गई। स्पेस क्या होती है, किसी भी शेप के अंदर, किसी भी शेप के अबव, किसी भी शेप के अराउंड में जो एरिया होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, खाली या ओपन एरिया को हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कलर की, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द डिजाइन थ्योरी, ठीक है। व्हाट इज कलर, कलर क्या होता है, आपने कहा है, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। रंग और कलर दोनों क्या होते हैं, रंग और कलर दोनों क्या होते हैं, सेम तो नहीं होते। मैं कहता हूँ एप्पल क्या है, आप कहते हैं सेब, सेब क्या है, एप्पल नहीं ना, ये क्या है, ये दोनों क्या है, फ्रूट है ना। हाँ तो ये बताओ कि कलर क्या है, व्हाट इज कलर, कलर का मीनिंग क्या है, लफ्जी मायने क्या है, रंग। अब कलर और रंग होते क्या है ये बताओ। तो लफ्जी ट्रांसलेशन ना करें, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह उर्दू सब जानते हैं कलर का मतलब रंग होता है ना। होता क्या ये पूछा है, बताएं, गलत कोई इशू की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये मकसद नहीं है कि किसी को वो करना, बस आपके माइंड में जो आ रहे रंग को सोचते हुए वो आप बता दें, लाजमी नहीं सही हो या गलत हो। रंगीन और बेरंग, ठीक है। कलरफुल अनकलरफुल क्यों हंस रहे हो भाई, कलर क्या करते हैं, हाँ आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा कलर के हवाले से, बताओ शाबाश। किसी भी जगह को कलर से फिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। जैन बताओ क्या राय है आपकी, कलर से हम क्या करते हैं, शेप में ड्रॉ करते हैं, अच्छा ठीक है, समझ आ रही है। अब देखें बेटा, अब गौर से देखिएगा, आप देखें मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने, कितने बच्चे मैट्रिक वाले हैं यहाँ पर, मैट्रिक वाले हैं ना। देखें मैट्रिक क्लास में फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या 9th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे जाकर, कि आप लाइट की वजह से कलर को देख पाते हो। लाइट कितने कलर पे डिपेंड होती है, 7 कलर से मिलकर क्या बनती है, आपकी लाइट बनती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लाजमी सुनिएगा बेटा, ठीक है, फोकस रखें यहाँ पर। हाँ अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ, अच्छा तो लाइट कितने रंगों से मिलकर बनती है, 7 रंगों से मिलकर बनती है। कितने रंगों से, 7 कलर से मिलकर बनती है, ठीक हो गया। कौन कौन से बताएगा कोई, हाँ, बताओ भाई। ठीक हो गया, 7 कलर से मिलकर क्या बनती है, हमारी लाइट बनती है। गुड हो गया बेटा, बैठ जाओ। अब देखें होता क्या है कि अगर आपको ये एलसीडी ब्लैक कलर की नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, अगर ये माउस आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, तो देखें ब्लैक कलर में ये खासियत होती है, तमाम कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और कोई कलर आपकी आंखों में नहीं जाता। तो इसलिए एक चीज आपको कलर से खाली खाली ब्लैक कलर की नजर आती है। अगर कोई चीज आपको येलो नजर आ रही, तो हो क्या रहा है कि जब यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो सिर्फ येलो वाली लाइट का जो कलर है ना, पूरी व्हाइट लाइट में से येलो वाला कलर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, येलो वाला कलर रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में जा रहा है, और चीज आपको क्या नजर आ रही है, येलो नजर आ रही है। तो जो रंग जिस कलर को होता है वो उस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे एप्पल हमें रेड क्यों नजर आता है, क्योंकि वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमें एप्पल रेड वाला रेड नजर आता है। अच्छा ये आपका जो बोर्ड है ये वाइट क्यों नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि लाइट क्या होती है, सारे कलर्स मिलते हैं तो क्या बनता है, वाइट कलर मिलता है। अब ये सारे वाइट कलर को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो सारे के सारे कलर आपकी आंख में रिफ्लेक्ट होकर जा रहे हैं, ये आपको क्या नजर आ रहा है, वाइट नजर आ रहा है। इसी वजह से कहा जाता है कि गर्मियों में डार्क कपड़े क्या करने चाहिए, पहनने चाहिए, पहनने चाहिए नहीं, गर्मियों में डार्क कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा,
सूरज की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी उस डार्क कपड़ों में, और आपको क्या फील होगा? गर्मी फील होगी। और सर्दियों में लाइट कपड़े क्या होगा? लाइट पड़ेगी वाइट कपड़े पे, सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। तो गर्मियों में लाइट कपड़े और सर्दियों में डार्क कपड़े पहनने चाहिए, यही कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि लाइट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो जो चीज जिस कलर की होती है, इसका मतलब उसी तरह का कलर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में जाता है, बाकी कलर्स क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर मैं क्या करूं, देखो आपको सारे कलर प्रॉपर नजर आ रहे हैं ना, यहां पे सिर्फ मैं क्या कर दूं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर दूं, और येलो कलर के बल्ब लगा दूं, तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपको येलो नजर आएगा, बाकी चीजें आपको नजर, ये वाइट भी आपका येलो हो जाएगा। समझा रही कि नहीं आ रही? क्योंकि बाकी कलर रिफ्लेक्ट करने के लिए होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये एक मामला आता है। अच्छा, हाउ वी सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट कलरफुल, बता दिया आपको कि भाई मुख्तलिफ कलर्स हम क्यों डिफरेंट हम देख पाते हैं, ठीक है। क्योंकि वही लाइट क्या होती है वहां से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब तो पता है ना क्या होता है? टकरा कर वापस चले जाना, रिफ्लेक्शन कहलाती है। अच्छा, अब कलर थ्योरी पर आते हैं कि भाई कलर थ्योरी क्या चीज है और क्यों इंपॉर्टेंट है। देखें भाई, कलर थ्योरी डिपेंड करती है किस पर? किस पर डिपेंड करती है भाई? भाई बोलो ना, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। कलर थ्योरी डिपेंड करती है कलर व्हील पर। कलर व्हील क्या होता है? ऐसा पहिया जिसमें कलर लगे हुए होते हैं, सिंपल सी बात है। कलर व्हील का मतलब क्या है? ऐसा टायर है जिसमें क्या है? सारे कलर्स मौजूद हैं, तो क्या कहलाएगा? कलर व्हील कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखें ये कलर व्हील है आपका, क्या है? ये कलर व्हील है। इसमें डिफरेंट तरह के कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है प्राइमरी कलर, एक होता है सेकेंडरी कलर, एक होता है टर्शियरी कलर। प्राइमरी कलर क्या होते हैं? बुनियादी 3 कलर्स होते हैं। अब इन 3 कलर्स को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें सेकेंडरी कलर मिलता है। जैसे देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर हम रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो हमें ऑरेंज मिलेगा। इसी तरह से येलो और ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमें ग्रीन मिलेगा। इसी तरह से ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? पर्पल मिलेगा। तो हमने प्राइमरी कलर्स को मिलाकर क्या बना लिए? सेकेंडरी कलर्स बना दिए। अब हम सेकेंडरी कलर्स को प्राइमरी कलर्स के साथ जब मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? टर्शियरी कलर्स मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? अगर मैं 2 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी को मिलाऊंगा तो क्या मिलेंगे? हमें टर्शियरी कलर्स मिल जाएंगे। तो ये कैटेगरी होती है जो कि कलर व्हील में आपको डिफाइन की हुई होती है। समझ में आ गई? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कलर्स। कलर व्हील को किसने बनाया था भाई? देखें, कलर व्हील 1706 में आइजैक न्यूटन ने इन्वेंट किया था कलर व्हील को। देयर आर टोटल कलर्स आर इन कलर व्हील सिमिलर एज रेनबो। जिस तरह से रेनबो में 12 कलर्स होते हैं, इसी तरह से हमारे कलर व्हील में भी क्या होते हैं? 12 कलर के आपको रंग नजर आते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? दीज ऑल कलर आर नोन एज ह्यू। इसको क्या पढ़ते हैं? ह्यू पढ़ते हैं। ये 12 के 12 कलर्स को हम क्या कहते हैं? ह्यू पढ़ते हैं। ये टर्म्स बेटा याद रखिएगा, क्योंकि जब फोटो की एडिटिंग करेंगे, वीडियो की एडिटिंग करेंगे ना, तो वहां पे सारे इफेक्ट निकल के आएंगे। ह्यू का मतलब क्या है? कि 12 के 12 जो कलर्स हैं उनका नाम क्या होता है? ह्यू होता है। कि अगर आप ह्यू की वैल्यू को कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? आपके पिक्चर्स के जो कलर होंगे वो फेड हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। बात समझा रही कि नहीं आ रही? तो ये टर्म्स को याद रखना क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखें भाई, नेक्स्ट क्या है? ब्लैक, व्हाइट, ग्रे। ये जो कलर है, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया या ग्रे हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके न्यूट्रल कलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल कलर कहलाते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? बताओ, खड़े हो जाओ। जिनको देखकर कोई मतलब कि आप कह लें कि कोई फीलिंग ना हो। बात समझ आ रही है? मतलब कि कोई एहसास वो रिफ्लेक्ट ना करें, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल कलर्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको येलो के बारे में बताया, वो हैप्पीनेस को शो करता है। तो इसी तरह से ग्रे कलर कहीं पर होगा, या व्हाइट कलर होगा, या आपका क्या कह रहे हैं? ब्लैक कलर होगा। ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके न्यूट्रल कलर्स में आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अर्थ टोन्स भी कहते हैं। अर्थ टोन यानी कि अर्थ के ऊपर ये ज्यादातर कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। अर्थ की क्रस्ट में देख लें, अर्थ की सरफेस पे देख लें। समझ आ गई बात? अच्छा, नेक्स्ट देखें, टिंट। टिंट क्या होता है? देखें, व्हेन वी ऐड व्हाइट कलर इन एनी कलर वी गेट लाइटर कलर ऑफ दैट कलर इज कॉल्ड टिंट। अगर हम किसी भी कलर में व्हाइट कलर को ऐड करते चले जाएं तो हमें क्या मिलता है? उस कलर का लाइटर वर्जन मिलता है। तो उस लाइटर वर्जन को हम क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं।
अच्छा, टिंड नहीं कहते, टिंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, आप याद कर सकते हो, है ना। टिंड से भी क्या होता है, बाल हल्के हो जाते हैं ना सर के। तो बाल कलर कैसे हल्का होगा, जब व्हाइट कलर मिलाएंगे, तो जब व्हाइट कलर मिलेगा तो क्या कहलाएगा, टिंड कहलाएगा, है ना। टिंड हो गई बंदे की। अच्छा भाई, फिर क्या है शेड। शेड क्या होता है, देखो व्हाइट मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगी, क्या बन जाएगा, टिंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टिंड। और ब्लैक मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, शेड बन जाएगा। When we add black color in any color, we get darker color of that color are called shade. उसको हम क्या कहते हैं, जब वो कलर डार्क हो जाता है ब्लैक को मिलाने पर तो क्या बनता है, वो हमारा शेड बनता है, ठीक है। टोन क्या देखें, When we add gray color in any color, we get tone of that color. अगर हम ग्रे कलर मिलाते हैं तो क्या बनती है, उसकी टोन बन जाती है, कलर की क्या बनती है, टोन। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। समझ आ गई। ब्लैक व्हाइट और ग्रे क्या है, आपके न्यूट्रल कलर हैं। अगर किसी भी चीज में व्हाइट कलर मिलाते हैं तो क्या होता है, उसकी टिंट बन जाती है, और ब्लैक मिलाते हैं तो क्या बनता है, शेड बनता है, और लास्ट में जब ग्रे मिलाते हैं तो क्या बनता है, टोन बन जाती है, ठीक है। अच्छा भाई, ये इफेक्ट पता नहीं कैसे लग गया यार। वार्म एंड कूल कलर्स। अब वार्म कलर क्या होते हैं और कूल कलर क्या होते हैं। वार्म किसे कहते हैं, गर्म को, और कूल किसे कहते हैं, ठंडे को। तो देखें वार्म कलर का जो ओरिजिन है ना, वो गर्म चीजों से लिया गया है, जैसे सूरज हो गया, जैसे आग हो गई। समझ आ रही कि नहीं आ रही। इसी तरह से कूल कलर्स कहां से लिए गए हैं, जो चीजें ठंडी होती है, जैसे पानी हो गया, जैसे बादल हो गए, ठीक है। ये किस में आते हैं, ब्लू शेड्स में आते हैं। जो वार्म कलर होते हैं वो रेड की शेड में आते हैं, येलो की शेड में आते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, देखें वार्म कलर क्या होते हैं, कूल कलर क्या होते हैं। अगर आप कलर व्हील को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, क्या कर दो, दो बराबर हिस्सों में, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन वाली लाइन में देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इक्वल पार्ट्स में, तो एक साइड पे आपको वार्म कलर मिलते हैं, एक साइड पे आपको कूल कलर मिलते हैं। किस तरह से देखें, यहां पर देखें, ये वाले कौन से कलर हैं आपके, ये कूल कलर है। हमारे लेफ्ट साइड वाले क्या है, हमारे कूल कलर हैं, और राइट साइड वाले कौन से, हमारे वार्म कलर्स हैं। तो क्या करें, देखें व्हेन वी डिवाइड अवर कलर व्हील इनटू टू वर्टिकल पार्ट्स वी गेट वार्म एंड कूल कलर। अगर हम अपने कलर व्हील को क्या करते हैं, दो वर्टिकल सीधे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमें दो तरह के कलर मिलते हैं। एक होता है हमारा वार्म कलर, एक होता है हमारा कूल कलर, ठीक है। फ्रॉम वार्म ओरिजिन लाइक सन फायर वी गेट वार्म कलर। जो वार्म ओरिजिन होते हैं, जैसे सूरज हो गया, आग हो गई, इससे हमें वार्म कलर मिलते हैं। और फ्रॉम कूल ओरिजिन लाइक वाटर प्लांट्स वी गेट कूल कलर। जैसे पानी हो गया, पौधे हो गए, इनसे हम क्या लेते हैं, कूल कलर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं कि यहाँ से इनका ओरिजिन कूल कलर्स में यहाँ पर होगा, उनका वहाँ पर होगा। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ कलर एट अवर मूड, यानी कि जो कलर्स होते हैं वो हमारे मूड पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। ये बड़ा एहतियात से बेटा देखिएगा। देखें पिंक जो कलर होता है वो क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, फेमिनिन कलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि पिंक कलर को पूरी दुनिया में खवातीन का रंग समझा जाता है, फेमिनिन कलर समझा जाता है। क्या समझा जाता है, अक्सर आपने देखा होगा कि खवातीन की जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर पिंक कलर की होती हैं, है ना। पाउच पिंक कलर का हो गया, शूज़ पिंक कलर के हो गए, ठीक है, ड्रेसेस पिंक कलर के हो गए। तो पूरी दुनिया में जो पिंक कलर होता है इसको फेमिनिन कलर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें येलो कलर की। येलो कलर किसके साथ एसोसिएट होता है, हैप्पीनेस एंड फ्रेंडशिप के साथ। अगर आपने डिज़ाइन में कहीं पर हैप्पीनेस शो करवानी है या फ्रेंडशिप की फीलिंग शो करवानी है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ब्लू कलर की। व्हाट इज ब्लू कलर, एसोसिएटेड विद कामनेस, रिलैक्सेशन एंड कूलनेस इफेक्ट। यानी कि जो ब्लू कलर होता है किसका इफेक्ट देता है, काल्मनेस का देता है, यानी कि सुकून का एहसास देता है, सुकून की फीलिंग देता है, रिलैक्सेशन की फीलिंग देता है, और कूलनेस की फीलिंग देता है, यानी कि जो बंदा थोड़ा सा ठंडे मिजाज को ये जाहिर कर रहा होता है, सही। अच्छा, फिर बात करें ऑरेंज की। एसोसिएटेड विद एनर्जी एंड यूथ, किसके साथ कनेक्टेड होता है, एनर्जी के साथ। जैसे आपने क्या करना है, एनर्जी ड्रिंक का कोई आप एक पोस्ट बना रहे हैं तो क्या करेंगे आप, ऑरेंज कलर वहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा उसके लिए क्या होगा, सूटेबल होगा। क्यों, क्योंकि आपका ऑरेंज कलर एनर्जी को और यूथ को क्या करता है, जाहिर करता है, एसोसिएट होता है, उसके साथ लिंक्ड होता है। फिर ग्रीन की बात करें, एसोसिएटेड विद द नेचर कलर। इसको हम क्या कहते हैं, नेचर कलर भी कहते हैं, कुदरत का रंग भी कहते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं ना। सारी ग्रीनरी को देखते हो आप, ऑटोमेटिकली आपका माइंड खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, तो ये नेचर का कलर कहलाता है।
फिर बात करें पर्पल कलर की, एसोसिएटेड विद लॉयल्टी, किसके साथ ताल्लुक रखता है? लॉयल्टी के साथ ताल्लुक रखता है। यानी कि अगर आप पर्पल कलर का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब क्या है कि वो वफादारी को जाहिर कर रहा है। क्या फीलिंग क्रिएट करेगा? ट्रस्ट की फीलिंग क्रिएट करेगा, लॉयल्टी की फीलिंग क्रिएट करेगा। कौन क्रिएट करेगा? आपका पर्पल कलर। फिर लास्ट में बात करें वाइट, वाइट कलर किसको जाहिर करता है? वाइट कलर जाहिर करता है प्योरिटी को जाहिर करता है, क्लीननेस को जाहिर करता है और पीसफुलनेस को जाहिर करता है। ठीक है, अब देखें अक्सर सोसाइटीज में बेटा डिफरेंट कलर को डिफरेंट चीज़ों के साथ एसोसिएट भी किया जाता है। ठीक है, जैसे वाइट कलर अगर वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है? वाइट कलर को शादी का जोड़ा समझा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो अपने इसकी बात करें तो वाइट कलर को ज़्यादातर कफन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही है ना? तो डिफरेंट माशरों में डिफरेंट तरह की चीज़ों को उसमें जोड़ा जाता है। तो खैर क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला, कोई सवाल इस हवाले से? हाँ, ब्लू का मतलब है एसोसिएट विद काल्मनेस, यानी कि सुकून की फीलिंग को जाहिर करता है। यानी कि बंदा एक हो ना, जैसे कूल कलर है ब्लू, तो एक बंदा है ठंडे मिजाज का, यानी कि नरम मिजाज का बंदा है, उस फीलिंग को ये ट्रिगर करता है, रिलैक्सेशन और कूलनेस को। ऑरेंज एनर्जी को और यूथ को जाहिर करता है। यूथ कहते हैं जवानी को, यानी कि जिन लोगों में एनर्जी होती है। ठीक है, यूथ। हाँ बोलें। सवाल है कोई? चलें आगे। क्या कह रहे हो भाई? किसकी आवाज आ रही है? आप कुछ कहना चाह रहे हो? समझ आ गई? चलें आगे। अच्छा चलें। सॉरी, ब्लैक कलर भी आ गया। एसोसिएटेड विद द पावर, एलिगेंस एंड फॉर्मेलिटी। ब्लैक कलर किसको जाहिर करता है? पावर को जाहिर करता है, अथॉरिटी को जाहिर करता है, एलिगेंस को जाहिर करता है और फॉर्मेलिटी को जाहिर करता है। ठीक है, तो ब्लैक का भी आप नोट कर लें, देख लें। तो जहां आपने पावर को दिखाना है, ठीक है, अथॉरिटी को दिखाना है, आपने थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे आप? ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ड्रेसिंग का भी इन पर यही इफेक्ट होता है।